तो होता क्या है कि हमें इस बात की कभी एजुकेशन नहीं मिली, कभी स्कूल कॉलेजेस में सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया कि जो पैटर्न्स हमें दिए गए हैं क्या वो पैटर्न्स हमारी ज़िंदगी को बेहतर के डायरेक्शन में लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। दो बच्चा 4 साल के हैं, 3 साल 5 साल के हैं, उनको तो हम बहुत बेहतर बना सकते हैं, राइट? अगर थोड़ी सी चीज़ में हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाए तो। पेरेंट्स कहते हैं सर आप मेरे बच्चे को ये समझा दीजिए तो मैं कहता हूँ बच्चे को समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। किसी को मुझे कोच करना है फॉर 1 ईयर जिसमें 12 मंथ्स में 12 सेशन होंगे तो आई चार्ज 7 लाख रुपीज़ फॉर दैट। और उसमें यही होता है जो मैं आपको बता दूँ। वो इसीलिए सबसे ज़्यादा थेरेपी ढूंढ रहा है, वो इसीलिए सबसे ज़्यादा काउंसलिंग ढूंढ रहा है। क्यों? रीज़न ये है कि उसने अपने आप को जो रियल एनवायरनमेंट था उससे काट लिया। मतलब ये मैं जानता हूँ कि कोई भी पर्सन जो वेलनेस पे, फिटनेस पे काम कर रहा है, अगर वो मेरी इस वाली चीज़ को इंक्लूड कर ले, वो अनमैच्ड हो जाएगा इस फील्ड में। वो हमेशा गधे के आगे लटकी हुई गाजर हो जाएगी, वो हमेशा आगे आगे चलेगी। ओके। तो हमारे माइंड में 3 फैकल्टीज़ एक साथ एक्टिवेट हो जाती है। इसे कहते हैं ड्रीमर, जो बड़े सपने देखता है, रियलिस्ट, जो अप्रोच ढूंढता है कि कैसे काम होगा, और क्रिटिक, जो कहता है नहीं हो पाएगा। तो जब सबको पता है तो उसके बाद भी केवल 10% लोग ही क्यों मतलब करते हैं ये इतना ज़रूरी चीज़? इसमें NLP कैसे हेल्प करेगा? हाय एवरीवन, आज का जो पॉडकास्ट है ना, ये हमारे लिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जाने अनजाने हम बहुत बार चीज़ों को समझ के या चीज़ों को डेप्थ में नहीं जाके बाहर से उसको बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट? और ये वो होता है कि हम चाह के भी नहीं बदल पाते, क्योंकि उसका हमें लॉजिक नहीं पता होता, उसका हमें अंदर से एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो नहीं पता होता। यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आ जाता है माइंड ट्रांसफॉर्मेशन का, ब्रेन को रीवायर करने का, ब्रेन को ट्रांसफॉर्मेशन करने का। और एक टेक्निक बोली जाती है, आई थिंक सब लोग अवेयर भी होंगे, बहुत लोग होंगे, जिसको बोलते हैं NLP, राइट? NLP एक ऐसी टेक्निक है जो आपके यहाँ काम करती है और थोड़ा अंदर जाके काम करती है, राइट? इसके लिए आज हमारे साथ हैं वेद प्रकाश जी, और ये वो हैं जो इन्होंने मास्टरी कर रखी है। आई मीन ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग इट, he has been training people in NLP for last many years. I think recently आपने बुक भी लिखा है। अभी जो भी बात करेंगे ना, काफ़ी डेप्थ में, अगर इनकी बात, ये वाला पॉडकास्ट अगर आप सुन लोगे तो आज तक जो आपको लगता था कि वो चेंजेस हम नहीं कर पा रहे, आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और अगर जेन्युइनली ये पॉडकास्ट को अगर अच्छे से आपने सुन लिया, फॉलो कर लिया, 1 2 बार 3 बार रिपीट कर लिया, तो मेरे हिसाब से ये दुख अब जिंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सुमित भाई, और बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और जैसा मैं अभी आपसे इंटरेक्ट कर रहा था प्री सेशन और हमने बातें की, तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल में हम आज कुछ ऐसी चीज़ों पे डिस्कशन कर पाएंगे जहाँ से लोग वो मीनिंग निकाल सकते हैं कि दैट हाउ एग्जैक्टली दे कैन क्रिएट द चेंज, दे कैन क्रिएट द ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि कॉन्शियसली हर इंसान को पता है क्या करना चाहिए, yes. लेकिन उसके बावजूद वो कर नहीं पाता, या अगर शुरू करता है तो कंटिन्यू नहीं रख पाता। तो आज हम उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और जैसा भी आप चाहेंगे उस तरीके से उन क्वेश्चंस की गहराइयों तक जाएंगे। बढ़िया। एक तो इसमें सबसे पहला ये आ जाता है, जैसे मान लो कि कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस जो हम बोल रहे थे। अब यहाँ पे जाने अनजाने तो सभी को पता, मतलब मान लो कि सभी अनअवेयरनेस में भी करते तो मैक्सिमम अनकॉन्शियस वाला, सबकॉन्शियस वाला ही काम है, राइट? लेकिन जो लोग नहीं समझते, बोले ये सब बातें ऐसी ही है, राइट, कि ऐसा नहीं होता, तो उनको कुछ एग्जाम्पल से समझाइए कि भाई तुम जो दिन भर में डेली जो काम करते हो जाने अनजाने, उसमें ज़्यादातर चीज़ तुम सबकॉन्शियस अनकॉन्शियसली करते हो। ऐसे कुछ एग्जाम्पल दो। बिल्कुल, इसे समझते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं, राइट? देखिए क्या होता है कि 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बताता हूँ जिसे हम कहते हैं मेटाफर या एक रेफरेंस से बताता हूँ, और दूसरा बताता हूँ जिसमें हम खुद को ऑब्जर्व करके समझ पाएंगे कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, राइट? तो इस एग्जाम्पल को कहते हैं हॉर्स एंड राइडर, राइट? अब मुझे बताइए कि फिजिकली ज़्यादा जो ताकत है, जो पावर है, वो किसके पास ज़्यादा है? राइडर, घुड़सवार के पास, या हॉर्स के पास? घोड़े के पास, राइट? और क्या होता है, अगर घुड़सवार घोड़े को राइड कर रहा है, घोड़े को चला रहा है, तो घुड़सवार का जो काम होता है, राइडर का जो काम होता है, वो होता है इंस्ट्रक्शन देना, डायरेक्शन देना। लेकिन चलने का काम, दौड़ने का काम, ये सारी चीज़ें
घोड़े के अकॉर्डिंग होती है, यानी घोड़े के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग होती है। अब अगर दो घोड़े हैं, एक है वो घोड़ा जो शादी में यूज़ किया जाता है दूल्हे को बैठाने के लिए, घोड़ा या घोड़ी, और एक है जो रेस ट्रैक पे दौड़ता है, क्या दोनों का बिहेवियर सेम होगा? नहीं नहीं। नहीं। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि दोनों की ट्रेनिंग डिफरेंट है, दोनों के पैटर्न्स डिफरेंट है। एक को हर 4 कदम पे डांस देखने की आदत है क्योंकि वो शादी में, राइट, और दूसरे को रेस ट्रैक पे दौड़ने की आदत है कि जैसे उसने वो फायर सुना या एक ट्रिगर हुआ और वो दौड़ना उसने शुरू किया। तो होता क्या है कि कॉन्शियस माइंड कैसा है, वो राइडर के जैसा है, इंस्ट्रक्शन देने वाले के जैसा है, और सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस जिसे हम कहते हैं वो हॉर्स के जैसा है। तो होता क्या है कि जो चीज़ आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं उसकी प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस में अगर इंस्टॉल्ड है तो आपका सबकॉन्शियस उसको सपोर्ट करेगा। अगर उसकी प्रोग्रामिंग इंस्टॉल्ड नहीं है तो फिर आप उसको काम को नहीं कर पाएंगे, आपको उसके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको दिक्कत आएगी। जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, अभी मैं आपसे हिंदी में बात करूं, इंग्लिश में बात करूं, आपको समझ आएगा, लेकिन मैं चाइनीज़ में बात करूं तो आपको नहीं समझ आएगा। जबकि कॉन्शियसली आप सुन रहे हैं कि हाँ एक लैंग्वेज है जो यूज़ की जा रही है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में उसके पैटर्न्स नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये जो मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग, फंक्शनिंग, एक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल्स पे होती हैं। कॉन्शियसली हम सिर्फ डिसाइड करते हैं, चूज़ करते हैं। और इसमें भी मज़ेदार बात क्या है कि हॉर्स एंड राइडर में अगर आप राइडर को देखेंगे तो वो जो इंस्ट्रक्शंस देता है वो कभी कभी देता है कि हाँ ठीक है अभी मुझे फोकस्ड होके चलाना है, तो मैंने लगाम खींच ली, मैंने चला लिया। लेकिन मैक्सिमम काम जब राइडर ध्यान नहीं भी देता है तो हॉर्स अपनी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग करता है। सेम यही हमारी ज़िंदगी में होता है। हम कॉन्शियसली को चूज़ करते हैं तो कॉन्शियसली हम उस काम को कर सकते हैं, हमारा सबकॉन्शियस सपोर्ट करेगा। लेकिन जैसे ही हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस हटेगी, हमारा ध्यान हटेगा, तो हम उस मोड पे चले जाएंगे जिसमें सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है, क्योंकि सब कुछ कहाँ इंस्टॉल्ड है? सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में। जैसे जब आप नया नया कार चलाना सीखते हैं तो नई ड्राइविंग के समय आपको सब कुछ देखना पड़ता है। अरे मुझे स्टीयरिंग भी पकड़नी है, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, अरे ये साइड व्यू, ये बीच वाला मिरर, और ऐसा लगता है इतने 5-6 चीज़ें एक साथ करूँगा कैसे। लेकिन जब आप कुछ समय ड्राइविंग कर लेते हैं तो उसके बाद ड्राइविंग करते वक्त आप गाना भी गा लेते हैं, आप अपने को पैसेंजर से बात भी कर लेते हैं, आप फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं, और गाड़ी फिर भी चलती रहती है, क्योंकि अब राइडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई, कॉन्शियस अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई, सब कुछ सबकॉन्शियसली हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब इसे हम देखते हैं कि ज़िंदगी में, जब मैंने बुक में पढ़ा ना, तो बुक में लिखा हुआ था कि कॉन्शियसली हार्डली हम 10% चीज़ें करते हैं, 90% अनकॉन्शियसली करते हैं या ऑटोमेटिकली करते हैं। तो मैं थोड़ा लॉजिकल पर्सन हूँ, मैंने सोचा कि ये बात कह दी गई, लेकिन पता कैसे चलेगा? मतलब हाउ विल आई नो? कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि यहाँ पे टच कर दिया और इसने रीड करके बता दिया कि 10% कॉन्शियस है, 90% अनकॉन्शियस है। तो मैंने इसे ऑब्जर्व किया, डिग डाउन किया, तो मुझे समझ आया अभी आप जैसे बैठे हैं, क्या आपने ये पॉस्चर कॉन्शियसली चूज़ किया था? नहीं। अभी आप जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, क्या इसे कॉन्शियसली प्रोसेस कर रहे हैं? नहीं। तो सांस भी जो चल रही है वो भी ऑटोमेटिकली चल रही है, आप जानबूझ के किसी पैटर्न पे सांस नहीं ले रहे। यानी ज़िंदगी में हार्डली 10% चीज़ें हम कॉन्शियसली करते हैं, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारा माइंड उन पैटर्न्स के फॉर्म पे, उन पैटर्न्स के बेस पे करता रहता है जो पहले ही हमारे दिमाग में इंस्टॉल्ड है। यानी आपकी सांस लेने का एक पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग आप सांस ले रहे हैं। आपके पॉस्चर को होल्ड करने का एक पैटर्न है, आप उस पॉस्चर में बैठे हुए हैं। अभी कॉन्शियसली आपने चेंज करना चाहा तो आपने चेंज कर लिया, लेकिन जब तक कॉन्शियस चॉइस नहीं रखेंगे, यानी कि जब तक घुड़सवार घोड़े को इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, घोड़ा अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये है कॉन्शियस सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस राइडर जैसा है, और सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस जिसे हम कहते हैं वो हॉर्स जैसा है। उसके पास ताकत सारी है, और जब तक आप उसको, उसकी ताकत को अपने मन मुताबिक यूज़ नहीं करेंगे तो वो अपने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। और वो 90% चीज़ें कर रहा है, तो इसीलिए जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यानी जैसे ही किसी ने कॉन्शियस अवेयरनेस अपनी छोड़ी, क्योंकि रह नहीं सकते हम ज़्यादा कॉन्शियस, मैक्सिमम चीज़ें हमारा माइंड वर्क ही ऐसे करता है कि जो काम आप कॉन्शियसली करेंगे आपका माइंड जल्दी से जल्दी उसे अनकॉन्शियस में लर्न कर लेना चाहता है। जैसे आज आप पॉडकास्ट में आए, आज आप फर्स्ट टाइम अगर सपोज करो इस चेयर पे बैठ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम पहली बार आपको चूज़ करना पड़ा होगा कि मैं उधर बैठूं या इधर बैठूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, सबसे पहले नज़र उस कुर्सी पे जाएगी, क्योंकि उसका पैटर्न एक बार में ही बन गया। तो इतना फास्ट लर्न करता है हमारा माइंड। नहीं, तो इसमें जैसे मान लो कि इसमें एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, राइट, कि अगर ये पैटर्न, राइट, तो पैटर्न बना कैसे, राइट? पैटर्न बना कैसे? पैटर्न कोई भी चीज रिपीट किया तो पैटर्न बन गया, राइट? फिर मतलब बचपन से ही मतलब कि सारा पैटर्न हम ठीक क्यों नहीं बनाते हैं, या बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं टाइप?
क्या पैटर्न होता तो है बन ना, गया ना अब बिल्कुल। बचपन। लेकिन मान लो कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं हाँ, हाँ। कि दो चीज़ें हैं, राइट, कि अगर जैसे हम जैसे जो लोग हैं, आपके जैसे जो लोग हैं, हम लोग तो अपने पैटर्न को ग्रेजुअली चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी 2 साल 3 साल, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है इसमें हजारों लाखों लोग हैं जो मॉम्स हैं, न्यू मॉम्स हैं, जिनके बच्चे भी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के हैं, राइट। तो अगर वो चाहे तो उनका तो पैटर्न शुरू से ही बहुत बेहतर बना सकते हैं सर। डेफिनेटली बना सकते हैं। क्या होता है, पैटर्न कैसे बनता है, पहला सवाल आपका ये था, पहले इस हाफ को ले लेते हैं। जैसे क्या होता है ना, एक स्पिरिचुअलिटी में एक कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ कि जैसे अगर यहाँ पे एक ग्लास में पानी है और मैं यहाँ पे गिरा दूँ तो थोड़ा पानी यहाँ पे फैल गया। अब मैं क्या करूँ कि एक फिंगर रख के इस वाटर को यहाँ तक खींच दूँ और इसे ड्राई होने के लिए हम छोड़ देते हैं आज, राइट। कल हम आएंगे तो पानी यहाँ नहीं मिलेगा, हो सकता है कुछ मार्क मिले, हो सकता है वो भी ना दिखे, लेकिन जैसे ही दोबारा आप पानी डालेंगे सबसे पहले वाटर क्या करेगा, इस ट्रैक पे फ्लो कर जाएगा अपने आप, क्योंकि यहाँ पे उसका एक पैटर्न बन गया। इस डेस्क पे जो वाटर सरफेस जिस तरीके से ट्रेवल हुई ना, उस तरीके से एक पैटर्न बन चुका है। आप कभी आर्टिस्ट को देखिएगा, अगर वो पेंटिंग बनाते हैं, तो ये मैं प्रैक्टिकल करके देख लूंगा फिर कल। हाँ हाँ बिल्कुल कर लीजिए। तो क्या होता है, आप कभी भी देखिए ना, आपने अगर पानी कहीं तक स्प्रेड किया है, नेक्स्ट टाइम आप पानी डालते हैं फ्लोर पे तो सबसे पहले वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक आपने पहले डाल रखा था, क्योंकि वो पैटर्न बना हुआ है, राइट। कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें ऑब्जॉर्व हो गए, कुछ स्मूथनिंग हो गई, कुछ चीज़ें हो गई। ऐसे ही हमारे माइंड के साथ होता है कि जब हम फर्स्ट टाइम भी कोई चीज़ करते हैं तो एक न्यूरल पाथवे बनता है। न्यूरल पाथवे क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स जिस सीक्वेंस में फायर होते हैं उनकी एक वायरिंग हो जाती है। तो एनएलपी में हम इसे कहते हैं न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। तो क्या होता है कि जैसे फर्स्ट टाइम आपने कोई बिहेवियर किया तो फर्स्ट टाइम आपने एक न्यूरॉन्स के सीक्वेंस को फायर किया है, उनकी वायरिंग हो गई। अब अगर आपने इस सेम सीक्वेंस को रिपीट कर लिया 2 बार 3 बार 4 बार, तो जितने ज़्यादा रिपीट करेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रांग वायरिंग हो जाएगी, ठीक है। उतनी कम उसमें कॉन्शियस अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि नेक्स्ट टाइम अब आपको होश में वो काम करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो काम आप कर सकते हैं। जैसे अब आप ड्राइविंग ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, लेडीज़ हैं वो रोटी ऑटोमेटिकली बना लेती हैं, वो कुछ भी काम कर रही हैं, उनका हाथ चल रहा है, उनका ध्यान भी नहीं है, तो भी उन्हें ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा कि अब ये गोल हो गई, अब इसे तवे पे डालना है, अब ऐसा करना है। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं क्योंकि वो पैटर्न्स बन गए हैं। तो पैटर्न बनते ऐसे हैं। अब होता क्या है कि जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है ना, इसमें क्या होता है कि जनरली पेरेंट्स अपने बच्चे को वो अपब्रिंगिंग देते हैं जैसी अपब्रिंगिंग उन्हें मिली है, राइट। तो होता क्या है कि हमें इस बात की कभी एजुकेशन नहीं मिली, कभी स्कूल कॉलेजेस में सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया कि जो पैटर्न्स हमें दिए गए हैं, क्या वो पैटर्न्स हमारी ज़िंदगी को बेहतर के डायरेक्शन में लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जैसा हमने देखा, हमने सीखा, हमने अपने एनवायरनमेंट में देखा, राइट। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पैटर्न हमारे फेवर में हो। यस। तो अगर किसी बच्चे को, जब वो बहुत छोटा है, जैसे आपने बोला कि आपकी ऑडियंस में बहुत सारी मॉम्स हैं जो छोटे बच्चों की मॉम्स हैं, अगर वो बचपन से अपने बच्चे को सही डायरेक्शन में ट्रेन करें, यानी उन्हें साइंस ऑफ माइंड की लर्निंग हो कि लैंग्वेज का क्या फ़र्क होता है, किस तरह के शब्दों को यूज़ करने से क्या होता है, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज से क्या होता है, किस तरह के एक्सप्रेशन से क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, और वो थोड़ी भी इसमें मैच्योरिटी दिखाएं, थोड़ा भी लर्न करें, तो वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा सही तरीके से सही एनवायरनमेंट में एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे सकते हैं, जिसमें वही शादी वाले घोड़े की जगह वो रेस ट्रैक वाले घोड़े की ट्रेनिंग हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, दुनिया के जो अमीर लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच क्लास के लोग हैं, अगर आप उनकी फैमिली को कभी भी देखेंगे तो वो अपने बच्चे को चेस खेलने के लिए इनकरेज करते हैं, वो अपने बच्चे को गोल्फ खेलने के लिए इनकरेज करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्या वो सिर्फ गेम है? नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। क्योंकि जब वो चेस खेलता है तो वो स्ट्रैटेजीज़ बनाने की प्रोग्रामिंग अडॉप्ट करता है। क्योंकि उसको क्या है, सामने वाला अपोनेंट है, उसको पता है कि ये नेक्स्ट अगर ये मूव करेगा तो नेक्स्ट इसकी 5-6 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या होगी। तो उस समय वो पर्सन का माइंड जो है वो स्ट्रैटेजीज़ में डेवलप हो रहा है कि जब मैं कल को बिजनेस करूँगा, अपने पेरेंट्स का एम्पायर संभालूंगा, तो मैं ये करूँगा तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो उस समय वो स्ट्रैटेजीज़ लर्न कर रहा है, यानी कि उसके माइंड की वो प्रोग्रामिंग हो रही है। गोल्फ में पेशेंस सीखता है, ओके राइट, क्योंकि गोल्फ एक स्लो गेम है। हाँ, इट्स नॉट लाइक क्रिकेट और फुटबॉल, है ना। हाँ, वो मतलब वो वाला नहीं कि एड्रेनलिन रश में आपने खेल लिया, नहीं। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए, राइट। फिर दूसरी बात क्या होती है, वहाँ पे जो कनेक्शंस बनते हैं आपके, हाँ, फिर वो जो नेटवर्क बनता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो आपके
उन चीज़ों की लर्निंग उन बच्चों को बचपन से दी जा रही है, ओके। क्योंकि उनको ये पता है कि भाई इससे हमें हो सकता है कि इससे हमें चेस प्लेयर नहीं बनाना, हमें इसे गोल्फ प्लेयर नहीं बनाना, लेकिन हमें इसके माइंड को प्रिपेयर करना है कि ये कल को स्ट्रैटेजीज समझ सके। इसमें कल से पेशेंस हो, नेटवर्किंग बिल्कुल समझे। एग्जैक्टली और इसी वजह से जैसे कभी पेरेंटिंग के किसी टॉपिक पे मेरा डिस्कशन होता है तो मैं कहता हूँ बच्चे को 2 गेम ज़रूर खिलवाइए, मतलब चेस और गोल्फ तो ठीक है, 2 तरह के गेम खिलाइए। एक है सोलो गेम्स। सोलो गेम्स कैसे हैं, जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, आप टेनिस खेल रहे हैं, तो उसमें जीत और हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखेंगे, ओके, यस यस क्योंकि ये चीज़ आप कॉन्शियसली कह के नहीं सिखा सकते, यस यस, लेकिन वो अपने आप ही हो जाएगा। वो अपने आप सीख जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जीता तो भी मैं अपनी वजह से जीता और हारा तो भी मैं अपनी वजह से हारा। परफेक्ट। दूसरा, उसे टीम वाले गेम्स भी ज़रूर खिलवाइए, क्योंकि टीम के गेम्स में वो टीम प्लेयर बनना सीखेगा, यानी कि जिसमें जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, कुछ ऐसा है, तो वो वहाँ पे ये सीखता है कि सिर्फ जीत और हार मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मैं अपनी टीम के साथ कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। और फिर आप सोचो, जब इस तरह से मैच्योर्ड लोग, इस तरह के अंडरस्टैंडिंग वाले लोग अच्छी जगह पे जॉब में जाएंगे या कॉर्पोरेट में जाएंगे या एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो कितना डिफरेंस क्रिएट करेंगे। यस यस। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वो पैटर्न्स हैं जो कॉन्शियसली बच्चा नहीं सीख रहा है, अनकॉन्शियसली सीख रहा है, ऑटोमेटिकली सीख रहा है उन गेम्स के थ्रू, उन इंट्रैक्शंस के थ्रू। और ऐसे ही लैंग्वेज है, जो हम शब्दों का यूज़ करते हैं, जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मतलब कई बार लोग कहते हैं ना, अरे बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, बोलने से बहुत फ़र्क पड़ता है, यस यस, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि एक इंसान को बोलना 1-1.5 साल की एज में आ जाता है, लेकिन क्या बोलना है, वो कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सीखने में सारी ज़िंदगी निकल जाती है और कभी फिर भी लोग नहीं सीख पाते। तो इसमें लेकिन एक जो गलती जो मैंने देखी है, राइट, एक तो जैसे जो अभी सर ने बताया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से, राइट, सभी से, क्योंकि मैं आई थिंक सारे ही न्यू मॉम्स हैं और सारे वैसे मॉम्स हैं जिनके बच्चे अभी 2 साल 4 साल 5 साल 6 और यहाँ पे हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। वही चेंजेस मतलब 20 साल में 25 साल में करना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल, राइट। तो ये जो अभी जो बात बोली है ना, ये वाला 5 मिनट, इसको तो रिमाइंड करके देख लेना रिमाइंड यू नो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, कि इसको अच्छे से 2 बार 3 बार कभी कभी सुनने से ना ज़्यादा अच्छे से बढ़िया समझ में आ जाती है, राइट। अब यहाँ पे जो आपने बोला, इसमें ना एक दिक्कत आती है फिर से, कि अभी जो आपने ना दोनों ही चीज़ें बोली, राइट, कि पहले वाले तो अंडरस्टैंडिंग और ये सब चीज़ सीखेंगे, जो सेकंड वाली बात बोली ना लैंग्वेज की, तो ये क्योंकि लैंग्वेज में जो मैंने देखा है, मान लो कि अनकॉन्शियसली किया हमने, राइट, लैंग्वेज में, कि उसके लिए तो फिर पेरेंट को ही अपनी लैंग्वेज ठीक करनी होगी। बिल्कुल, राइट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत सारे वर्ड्स जो बोलते हैं पेरेंट, बहुत सारे पेरेंट्स, राइट, और वो बोलते ही खुद ही गलत है टाइप, बिल्कुल, राइट। तो इसके लिए तो अब मतलब उसको खुद को सिखाना पड़ेगा ना, कि बच्चे को सिखाएं। डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ, जैसे कभी कोई पेरेंट ने कांटेक्ट किया, जनरली मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में होता ये है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लोग आते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि हमारा ये इशू है तो आप हेल्प कर दो, तो मैं उनको फिर गाइड कर देता हूँ कि आपने अगर NLP सीखी है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या स्ट्रक्चर्स है। तो इसमें क्या होता है ना, कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। जब पेरेंट्स कहते हैं सर आप मेरे बच्चे को ये समझा दीजिए, तो मैं कहता हूँ बच्चे को समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा तो अभी उस लेवल पे है जहाँ पे अभी उसकी उतनी मैच्योरिटी डेवलप नहीं हुई है। उसको तो मैं कुछ चीज़ें ज़रूर शेयर कर सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसका इन्वायरमेंट बना रहे हैं, आप उसकी प्रोग्रामिंग रोज़ कर रहे हैं। मैं तो उसके साथ कितनी देर बात करूँगा, लेकिन अगर आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना नहीं आता, आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते, तो आप हो सकता है अनजाने में अपने बच्चे का सबसे ज़्यादा नुकसान कर दें, क्योंकि इसका अंदाज़ा नहीं होता लोगों को कि वो जो बातें कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। वो अपने बच्चे के साथ जिस तरह का कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स की आदत होती है कि वो अपने बच्चों का कंपैरिजन करते रहते हैं। तुमसे अच्छा तो वो पड़ोसी का बच्चा है, तुमसे अच्छा तो वो देखो तुम्हारी जो नेबर है वो है, तुमसे अच्छे तो तुम्हारे जो कजन्स हैं वो हैं, और डेली अनजाने में भी 2-4 बार बोल ही देते हैं डेली। बिल्कुल बिल्कुल। ज़रा सा बच्चे से कोई गलती हुई, जैसे अगर सपोज करो एक ग्लास है, उससे ज़रा सा गिर गया या कुछ हो गया, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। अब क्या है कि जब भी आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो तो उस बच्चे के माइंड के अंदर एक फाइल क्रिएट हो। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, है ना, एंड मैं सच में ये दिल से चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझें। जो साइंस ऑफ माइंड में मैंने आज तक समझा है और सिंप्लीफाई किया है लास्ट 14-15 ईयर्स में NLP को, तो मैंने समझा है कि एक चीज़ है जो हमारे माइंड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब हमारी जान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो चीज़ होती है हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान। इसको कहते हैं आइडेंटिटी इज़ द बिगेस्ट पोजीशन। कोई भी इंसान के लिए जो उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, जो सबसे बड़ी उसकी वो कहते हैं ना जायदाद है,
वो है उसकी आइडेंटिटी। ओके। तो और आइडेंटिटी के बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है कि हम अपनी लैंग्वेज से आइडेंटिटी का क्या कर रहे हैं। तो जितने भी सेंटेंसेस एक पेरेंट बच्चे के लिए यूज़ करता है यू आर के साथ, यू आर, हाँ हाँ हाँ, यू आर उसके साथ जो भी सेंटेंसेस यूज़ करता है वो उस बच्चे के आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। यू आर लेजी, अब उसके माइंड में उसकी खुद की जो आइडेंटिटी की फाइल है उसमें रजिस्टर हो गया कि ओके आई एम, जो आप यू आर कह रहे हो उसके माइंड में वो डिकोड हो रहा है आई एम, ओके, होता जा रहा है वो। होता जा रहा है। तो उसको क्या हो रहा है, वो कह रहा है, उसको दुनिया ने बताया यू आर लेजी, यू आर नॉट गुड एनफ, यू आर नॉट बेटर देन योर कलीग्स, यू आर नॉट बेटर देन योर कजन्स। अब उसके माइंड में ये सारी चीज़ें आई एम के फॉर्म में रजिस्टर हो रही हैं। जो सच्ची में होती है ये। सच में होती है ना। आप किसी से पूछो, किसी से भी आप पूछो कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, यार मैं तो ना काम को कल पे टालता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम सोच के बताओ, याद करके बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम काम कल पे टालते हो। तो कई बार लोग आंसर करेंगे यार बचपन से मुझे बताया लोगों ने। ओके, ओके। क्योंकि उसके माइंड में कॉन्शियसली आज उसको याद ना भी हो लेकिन अनकॉन्शियसली माइंड के अंदर वो प्रोग्रामिंग है। जो भी लोग, आप सपोज करो जो लोग कहते हैं ना कि यार मैं तो एवरेज पर्सन हूँ, उनके माइंड में प्रोग्रामिंग है कि आई एम एवरेज पर्सन। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बनेंगे? क्योंकि उनकी जो माइंड की फाइल है वो कह रही है यू आर एवरेज, और वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो आप कुछ भी करेंगे लेकिन अपनी उस फाइल को प्रोटेक्ट करेंगे। वो फाइल ही आपको सक्सेसफुल नहीं होने देगी। अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो आप लूज करके वापस वहीं पहुंच जाएंगे। क्यों? बट क्योंकि वो फाइल वो क्यों बनाएगा? क्योंकि आपने मान लो बोला वो कि जानबूझ के नहीं बनाता ना, ओके, ऑटोमेटिकली बन रही। जब बच्चे का माइंड 6-7 साल तक का जब तक डेवलप नहीं हुआ है तब तक उसकी कॉन्शियस लेवल ऑफ थिंकिंग ज़्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, यस यस, सब कौन से ज़्यादा है। तो सबकॉन्शियस ज़्यादा, क्योंकि कॉन्शियस क्या है, कॉन्शियस माइंड होता है लॉजिक्स। अभी उसके लॉजिक डेवलप नहीं हुए हैं। मैं आपको बताऊं एक बात है, मतलब क्या कहते हैं, पिंचिंग है, थोड़ी चुभने वाली है। एक बच्चा है, वो अपनी माँ को पता है कितना ट्रस्ट करता है। उसको पता है मुझे भूख लगने से पहले मेरी माँ को पता चल जाता है कि मुझे भूख लगी होगी। तो आप ये सोच के देखिए कि उसके लिए माँ कितनी बड़ी सिग्निफिकेंट फिगर है, कि मतलब माँ को मेरे बारे में सब कुछ पता है, जो वो कह रही है सब सही ही कह रही है। और उस समय माँ कह रही है कि तुम तो अच्छे नहीं हो, तेरे से उस ये समय नहीं होता, तेरे से वो नहीं होता, हाँ तेरे से ये नहीं होता, तेरे से वो नहीं होता, तू इससे बेहतर नहीं है, तू ये भी नहीं कर पाता, तू वो भी नहीं कर पाता। और उसका माइंड क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। और उसके बाद फिर जब वो अपनी रियल ज़िंदगी में आता है, अब वो कुछ करना चाहता है, लेकिन अंदर की फाइल क्या कहती है कि तुम औरों जैसे नहीं हो, तुम उतने सक्सेसफुल नहीं हो, तुम उतने टैलेंटेड नहीं हो, तुम उतने ज़िम्मेदार नहीं हो, तुम उतने हार्ड वर्किंग नहीं हो। और ये जो प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग उसे फिर आगे बढ़ने से रोक देती है। और कई बार एक इंसान इस चीज़ को कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाता और वो अपनी उसी आइडेंटिटी से लड़ते लड़ते पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। इसमें ना एक चीज़ मैं पूछता हूँ और इसी में, हाँ, हाँ। कि जैसे अभी इससे पहले जो आपने एक बात बोली, इससे पहले एक बात बोली कि दो तरह का बच्चों को दो तरह के स्पोर्ट्स खेलना ही चाहिए। हाँ। क्योंकि आप उसको टीम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट होकर नहीं सिखा रहे हो, वो अपने आप ही सीख रहा है, क्योंकि वो साथ में फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, राइट। बिल्कुल। और एक आपने बोला कि भाई तुम बैडमिंटन खेल रहे हो, लॉन टेनिस खेल रहे हो, भाई हारे हो तुम हारे, हाँ किसी और की गलती नहीं, राइट। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ बताई। अब यहाँ पे तो अब तो थोड़ा सा एक और पैटर्न चेंज, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि अभी तक तो हम इसलिए भी बोलते हैं बहुत बार, क्योंकि चलो मैं अपने बच्चे के लिए तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, बट जो लोग अभी बच्चों को आउटडोर खेलने ही नहीं दे रहे, हाँ। तो एक तो फिजिकल वाली तो चीज़ें आई, हाँ बिल्कुल। मैं तो बोल रहा हूँ कि यार वो अनहेल्दी हो रहा है, वो मतलब वो मजबूत नहीं हो रहा, स्ट्रांग नहीं हो रहा है। बट आप बोलो कि इधर से भी बहुत बड़ा नुकसान, उससे भी ज़्यादा बड़ा नुकसान ये हो जाएगा उसके साथ। डेफिनेटली जो बच्चा बाहर नहीं खेल रहा है 4-5 बच्चों के साथ, 7 बच्चों के साथ, तो उसके साथ ये दिक्कत आ जाएगी। उसके साथ आने वाले समय में उसको लोगों के साथ मिल के किसी चीज़ पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अकेले वो ठीक रहेगा, अकेले वो ठीक रहेगा। वो कहेगा कि भैया मुझे तो एक लैपटॉप दे दो, कंप्यूटर दे दो, मुझे बता दो क्या करना है, मैं इस पर कर सकता हूँ। टीम के साथ नहीं कर सकता। और इसीलिए हमारे एज में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं कि ही इज़ वेरी गुड इन कोडिंग, बट जो कोडिंग ही पसंद है, अकेले ही पसंद है। हाँ। उसको जहाँ टीम लीडर बनाया तो दिक्कत होगी। क्योंकि उसको लोगों के साथ मिलके काम करना नहीं आता। तो ये चीज़ बचपन में अगर वो सीख लेगा तो उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ कितना बड़ा रोल प्ले करेगी। परफेक्ट। एक और एग्जांपल बता देता हूँ आउटडोर क्यों खेलना चाहिए। इसके लिए एक और चीज़ बताता हूँ आपको। जो हमारी 5 सेंसेस हैं, जो हमारी आँखें हैं, मतलब अगर NLP वाइज में बात करूँ तो हमारी आइज़ हैं, जिससे हम विजिबल सेंस है हमारे पास, कान है सुनने की सेंस है, लिसनिंग सेंस है हमारे पास, स्किन है, ये टच सेंस है ना, राइट। टेस्ट और स्मेल है, राइट, जिसको हम गस्टेटरी ऑल्फैक्टरी कहते हैं। अब क्या होता है कि अगर हम सारी ज़िंदगी या सारे टाइम एक मोबाइल फ़ोन के सामने हैं,
या लैपटॉप के सामने। हाँ, लैपटॉप के सामने। तो हमारा जो विजन है, आप सोच के देखो, ये जो हमारी आईज है ना, अभी भी अगर आप मुझे भी देख रहे हैं और मैं आपसे पूछूं साइड में क्या है, तो आप बिना आई बॉल्स को मूव किए एक लेवल तक की चीज़ों को बता सकते हैं। लेकिन जब हमारा ब्रेन लगातार ट्रेन हो रहा है सिर्फ इतने से ही छोटे से एक मोबाइल को देखने में, तो धीरे धीरे जो हमारी विजुअल सेंस, जो प्रोग्रामिंग हमारे माइंड को देती थी, जो इन्फॉर्मेशन का डेटा देती थी, वो श्रिंक हो रहा है। जो हमारी लिसनिंग सेंस थी, जिसमें हम पार्क में बैठते थे और दूर कोयल बोल रही है या एक आवाज़ आ रही है, वो भी सुनाई देती थी, वो सारी चीज़ें श्रिंक हो गई। अब तो बस हेडफोन लगा के और यहाँ से हमने सुना हुआ है या सामने मोबाइल रख के सुना हुआ है। जो हमारा टच सेंस था, जिसमें हम ज़मीन को टच करते थे, हम पेड़ को टच करते थे, सब कुछ करते, हाँ, सारी चीज़ें करते थे, वो हमने श्रिंक कर दिया। तो अगर हम किसी भी चीज़ की जो इनपुट है उसको रिड्यूस कर देंगे, श्रिंक कर देंगे, तो वो प्रोसेस कितना करेगा। एनएलपी में हम इसे कहते हैं यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन यू रिसीव थ्रू ऑल योर सेंसेस। आप उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं जो आपकी 5 सेंसेस से आपको मिलती है। अगर आपकी वो इंफॉर्मेशन ही लिमिट हो गई है तो आप प्रोसेस कितना करेंगे। आप प्रोसेस कम करेंगे तो फिर आपका डेवलपमेंट कितना होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी वजह से जो नई जनरेशन आ रही है, उसकी ज़िंदगी में ज़रा सी हार्डशिप आने से वो कहता है यार लाइफ क्विट कर लेते हैं, ये तो मेरे बस का नहीं है। वो इसीलिए सबसे ज़्यादा थेरेपी ढूंढ रहा है, वो इसीलिए सबसे ज़्यादा काउंसलिंग ढूंढ रहा है। क्यों? रीज़न ये है कि उसने अपने आप को जो रियल एनवायरनमेंट था उससे काट लिया है और पिछले 10, 12, 15 साल से उसने गलत कर दिया है, मतलब जाने अनजाने। यार ये वाला फिर से मैं बोलूँगा सभी को, इसको फिर से रिकैप, मैं तो रिकैप ही कराऊंगा, क्योंकि जैसे जो अभी फिर से ये बात बोली, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे लिए, आपके लिए भी, हमारे लिए अगर कोई भी समझेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपब्रिंगिंग को वहीं से चेंज करना, ताकि अगर मान लो हमने कुछ गलती कर भी दी है और यहाँ पे मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें अगर चेंजेस ना भी कर पाए, बट उनको तो हम पूरा ही ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। दो बच्चा 4 साल के हैं, 3 साल 5 साल के हैं, उनको तो हम बहुत बेहतर बना सकते हैं, राइट, अगर थोड़ी सी चीज में हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। एक ना इसमें अब क्वेश्चन मेरा है अपना पर्सनल, राइट, कि मेरा बेटा है 9 साल का है, 8.5 साल का है, राइट। सारी चीजें मतलब मेरे हिसाब से 10 on 10, क्योंकि खेलने में, एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, क्योंकि वो काफ़ी हम ट्रेनिंग का भी पार्ट है और हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सारी चीज़ें ठीक है। एक गड़बड़ी है जो आपने बोला ना, लैंग्वेज से भी वो फिर फाइल बन जाएगा टाइप, कि सब कुछ ठीक करता है, लेकिन जैसे नॉर्मली कोई चीज़ होता है ना, जैसे जब अपना रेडी होना है या आके स्कूल के कपड़े उतारने, तो हमें लगता है जानबूझ के कर रहा है या जैसे भी कर रहा है, राइट, थोड़ा थोड़ा आराम से, मतलब जो चीज़ 2 मिनट में हो सकती है वो 4 मिनट लगाता है उसमें, ठीक है। लेकिन तो अब मेरे हिसाब से तो स्लो है उस चीज को करने में, लेकिन जब कहीं मूवी के लिए जाना होता है तुरंत रेडी हो जाता है। तो ये कैसे वो जानबूझ के कर रहा है। अब उसमें मैं प्रोग्रामिंग की जो आपने बात करी, लैंग्वेज की, वहां पे मेरे से ये गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि यार सब कुछ ठीक है, लेकिन इस मामले में तो ये स्लो है, राइट। बाकी मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब वो कपड़े जब वो ड्रेस चेंज कर रहा है और जब, राइट, तो उसमें बोलता तो हूँ मैं। हाँ, तो ये चेंज करने की जरूरत है सबसे पहले आप मुझे, क्योंकि अगर आप उसको ये कह रहे हैं कि इस चीज़ में तो स्लो है, हाँ, अब आपने उसको ये चीज़ 10 बार 20 बार 50 बार बोली, तो उसका माइंड क्या ऐसे रीड करेगा कि मैं कपड़े बदलने में, रेडी होने में मैं स्लो हूँ। अब अगली बार, मतलब जब उसकी प्रोग्रामिंग ये हार्ड हो जाएगी, मतलब हार्ड को रजिस्टर हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उसका सबकॉन्शियस ऐसे वर्क करेगा कि वो तैयार होने में समय ज़्यादा लगाएगा। क्यों? क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग में जो न्यूरल पाथवे बना हुआ है, वो बार बार ये कह के पक्का हो गया है कि मैं ये काम स्लोली करता हूँ, तो मैं सारे काम फास्ट करता हूँ, ये स्लोली करता हूँ। तो ये प्रोग्रामिंग यहाँ पे गलत हो रही है। नहीं करता, बोल रहे हो कि वो हो जाएगा। वो देखिए, हो सकता है कि उसका ही, वो कहते हैं ना, ऑल एक्शंस हैव अ पर्पस। हाँ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करो कि वो बाकी काम सब जल्दी जल्दी करता है, अब उसको कपड़े चेंज करने हैं, अब स्कूल से आया है, तो उसको हो सकता है उसके मन में ये हो कि मेरा रिलैक्सेशन टाइम है, अभी जल्दी है ना, इसमें जल्दी क्या, आराम से कर लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूंगा, थोड़ा रिलैक्स कर लूंगा, सारे काम तो भाग भाग के करता हूँ। तो हो सकता है कि उसने, मतलब उसके लिए ये एक लेजर टाइम हो और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन है क्या कि अगर ये चीज़ उसको बार बार कही जाएगी, तो शुरू में तो ये कॉन्शियसली कर रहा था, चलो यार आराम से कर लेता हूँ चेंज, लेकिन अगर अब उसकी प्रोग्रामिंग होगी, तुम ऐसे ही करते हो, तुम तो हर बार ऐसे ही करते हो, तो ये उसका पैटर्न बन जाएगा। तो ये बड़े होने पे भी चेंज नहीं होगा फिर आसानी से, जब तक वो चेंज करने के लिए किसी एनएलपी जैसे टूल का यूज़ ना करे या कुछ बहुत विल पावर ना लगाए, तब तक क्या होगा कि वो पैटर्न ही हो जाएगा इस तरीके का। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो, हाँ, कॉन्शियस, और उसमें सिंपल सी एक चीज़ कहनी है, मैं आपको बताता हूँ। एनएलपी में हम क्या कहते हैं कि यू ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेज यू नीड। आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज मतलब मोटिवेशन एक रिसोर्स है, कॉन्फिडेंस एक रिसोर्स है, हार्ड वर्किंग एक रिसोर्स है, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं। इस तरीके से
स्पीड में काम करना भी एक रिसोर्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज से वो रिसोर्स की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कैसे कि बेटा तुम स्पोर्ट्स के लिए फटाफट चीज़ें कर लेते हो, पढ़ाई के लिए सब चीज़ें कर लेते हो, तुम बहुत शार्प हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, यही स्मार्टनेस तुम्हें स्कूल से आने के बाद भी यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। परफेक्ट। तो क्या होगा कि आपने उसको याद दिला दी, हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई गई तो वो समुद्र कूद गए। हाँ हाँ, Right? तो इसको याद जब, दिलाना जब आपने उसको ये, अगर हमने उसको ये कह दिया तुम ये काम ढीला करते हो, ये तुम स्लो करते हो, तब तो तो गड़बड़। उसकी यही प्रोग्रामिंग हो रही है। लेकिन आपने कहा कि बेटा आप इतनी सारी चीज़ें अच्छे करते हो, यही पोटेंशियल तो यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, तो अब उसकी प्रोग्रामिंग क्रिएट हो जाएगी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एक इसे और पूछ लो ना बच्चे के लिए। अब ये मान लो मेरे बच्चे के लिए नहीं है, राइट? हाँ, हाँ। लेकिन मेरे जानने वाले सारे ही बच्चों के लिए है। सभी की मम्मी, सभी की मम्मी, एक भी मैं मॉम से नहीं मिला हूँ जिनके बच्चे छोटे हैं और वो ये बोल दे, सबका एक ही सेंटेंस होता है कि मेरा बच्चा नहीं खाता है, ये बड़ा स्लो खाता है, बहुत धीरे धीरे खाता है या नहीं खाता है। जबकि बिकॉज मैं तो न्यूट्रिशन में हूँ, तो मैं जब देखता हूँ तुम्हारा बच्चा उतना खा रहा है जितना उसको खाना चाहिए, मतलब क्या है ना कि वो खा रहा है, जब उसको भूख लगती है तब तो खाता ही है। लेकिन सभी मम्मियों का, मेरे हिसाब से तो 90% मॉम्स ये बोलती हैं कि मेरा बच्चा नहीं खाता, मेरा बेटा नहीं खाता, मेरा बच्चा नहीं खाता। तो ये भी फिर प्रोग्राम हो जाएगा उसके लिए, अगर उसके सामने देखिए उसको अगर ना, देखो नहीं खाता मीन्स क्या नहीं खाता, मतलब हेल्दी फूड नहीं खाता इसकी बात हो रही है, या वो नहीं खाता ही नहीं है। अरे जी, ही तो ये खाता ही नहीं है। नॉर्मली किसी से पूछोगे ना, किसी भी मॉम से आप भी पूछोगे तो मेजॉरिटी ये बोल, नहीं तू खाता ही नहीं है। आई एम नॉट हेल्दी अनहेल्दी, ये तो खाता ही नहीं है। हाँ, तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अगर इमोशनल फोर्स नहीं है, अगर किसी चीज़ में इमोशनल फोर्स नहीं है, सिर्फ वो कहने के लिए कही जा रही हैं, ओके तो कई बार उसका उतना असर नहीं होता। ओके। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे अमीर लोग हैं, हाँ। आप उनसे बात करेंगे, कहेंगे और भाई साहब कैसे, अरे बस दाल रोटी चल रही है। हाँ। अब ये जब वो कहते हैं कि दाल रोटी चल रही है, तो क्या सच में वो फील करते हैं सिर्फ दाल ही रोटी चल रही है? नहीं, उन्हें पता है दाल रोटी घी कंटेनर सब तैयार है पीछे। लेकिन वो उन्होंने सिर्फ कहने के लिए कह दिया। तो अगर मान के चलिए कि जो मदर है वो ये कह रही है, अरे ये तो खाता ही नहीं है, लेकिन उसमें ना कोई इमोशनल फोर्स है, ना बच्चे को ये फील हो रहा है कि ये रियलिटी है, तब तो कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को उसको बोल रहे हैं, उसको आप बोल रहे हैं कि अरे यार तुम तो खाना ही नहीं खाते, तुम तो मतलब अपना जितना तुम्हें ज़रूरत है तुम उतना ले ही नहीं रहे हो, अगर ये बात उसे बार बार बोलेंगे, उसको बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर उस चीज़ का इफेक्ट हो सकता है। अगर उसको सही तरीके से इनकरेजिंग वे में कहा गया तो हो सकता है वो डाइट न्यूट्रिशन का ध्यान दे। लेकिन अगर उसको बस टैग कर दिया गया तो हो सकता है उसके माइंड में ये चीज़ चली जाए कि मतलब मुझे तो खाने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो खाना नहीं खाता, तो हो सकता है वो कैजुअली अपनी डाइट को लेने लगे। मेरा एक फ्रेंड है, मैं आपको बताता हूँ, उसके लूप्स चलते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों के, तो मैं देखता हूँ वो हर 2-3 साल में मुझे कहता है, वेद भाई यार मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि मैं डाइट का ध्यान नहीं देता हूँ। और ये हर 2-3 साल बाद वो रियलाइज़ करता है। तो मैं कहता हूँ भाई जब रियलाइज़ कर ली तो बदल लो फिर इसे। लेकिन वो माइंड में पड़ी हुई है, आइडेंटिटी के साथ है ना, क्योंकि उसने किसी किताब में पढ़ लिया था कि साधक को 2 रोटी कम खानी चाहिए। तो भाई साहब तुम साधक हो, तुम क्या हिमालय पे जाके बैठे हो? नहीं बैठे हो, लेकिन वो साधक के लिए ठीक है, उसे 2 रोटी कम खानी चाहिए। तुमने अपने माइंड में एक ही क्यों बैठा लिया है? और उसकी वजह से आज वो प्रॉपर डाइट नहीं लेता। तो पूरी, अगर आपके पास प्रॉपर आप तो न्यूट्रिशन में वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो ब्रेन थोड़ी वर्क करेगा। आप डल हो जाएंगे, आप उतने इफेक्टिवली काम ही नहीं कर सकते। अब इधर आता हूँ मैं अपने वाले, हाँ, जैसे ये वाले भी अभी तक जो बात करी ना, ये भी हमारे ऑडियंस के लिए ही है, राइट? सीधे सीधे है। अब दूसरा जो दुनिया का सबसे बड़ा, या मेरे लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखता है दुनिया में, कि मैं हूँ फिटनेस में, राइट? हम लोग फिटनेस में है, राइट? और फिटनेस का मतलब नॉर्मल है, राइट? कि मैं लोगों को वही सिखाता हूँ जो उनको पूरा का पूरा पता है। आप फिर भी जो सिखा रहे हो, आप जो बता रहे हो ना, इसमें से तकरीबन 70-80% चीज़ें हमें नहीं पता, ये ठीक से नहीं पता। लेकिन मैं जो सिखाता हूँ ये सबको पता है, राइट? कि सबको पता है ना, कि आपको भी पता है, सभी को पता है कि डेली उसे थोड़ा टाइम पे उठना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, राइट? डेली 40-50 मिनट थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए, चाहे योगा करें, वर्कआउट करें, जिम जाएं, वॉक करें, रनिंग, कुछ भी करना चाहिए, राइट? और थोड़ा डाइट वगैरह का ध्यान रखना चाहिए, न्यूट्रिशन का ध्यान, फल खाना चाहिए और कोक नहीं पीना चाहिए, ये चिप्स, ये तो सब कुछ बेसिक चीजें ही तो करा रहे हैं ना, बिल्कुल, राइट? तो हम कोई रॉकेट साइंस तो करा नहीं रहे, जो सबको पता है। तो जब सबको पता है तो उसके बाद भी केवल 10% लोग ही क्यों मतलब करते हैं ये इतना जरूरी चीज? तो इसमें एनएलपी कैसे हेल्प करेगा? सबसे पहले इसके ना गहरे रीजन समझ लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है, लोग ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है? जब ये समझेंगे तो फिर हमें चेंज करने की पावर भी आ जाएगी।
जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि अगर आप डॉक्टर को जाके अपना इशू एक्सप्लेन करते हैं, अगर डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम समझ गया तब तो हो तो जाएगा। 50% तो प्रॉब्लम सॉल्व इसी तरीके से हो गई, क्योंकि आपकी डायग्नोसिस हो गई। तो एक इंसान अगर सेल्फ डायग्नोसिस कर ले तो बहुत सारा चेंज तो वहीं से आ जाता है। उसके बाद फिर आता है कि अब करना क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और मैं दोनों ही चीज़ों पे आपको आज शेयर करता हूँ आपके ऑडियंस को, क्योंकि उनको वैल्यू मिलेगी इन चीज़ों और सबको, ऑडियंस को नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जो 30 साल से लेके 50 साल के बीच में, मेल हो या फीमेल है, राइट, उसमें से आई थिंक मेजॉरिटी, और अर्बन इंडिया में तो मेजॉरिटी लोग अनहेल्दी हैं, दे आर नॉट हेल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहली जो बिल्कुल फैक्ट वाली बात आपने कही वो ये है कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, बल्कि ये तो ओवरडोज है, ओवरडोज है, ओवरलोडेड है। Yes, राइट, yes, yes. ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें किसी इंसान को पता नहीं है कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या उसे ये पता नहीं है कि मुझे न्यूट्रिशन लेना चाहिए, या उसे ये पता नहीं है कि मुझे टाइम पे सोना चाहिए। उसे पता सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो करता नहीं है, कंसिस्टेंटली नहीं करता है। तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, जहाँ पे मेजर शिफ्ट की ज़रूरत है। और मतलब ये मैं जानता हूँ कि कोई भी पर्सन जो वेलनेस पे, फिटनेस पे काम कर रहा है, अगर वो मेरी इस वाली चीज़ को इंक्लूड कर ले, वो अनमैच्ड हो जाएगा इस फील्ड में। हाँ हाँ है ना। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब कोई भी इंसान जिम ज्वाइन करता है या योगा क्लासेस ज्वाइन करता है, आप पैटर्न देख लेना, आप तो इस इंडस्ट्री में हैं, आप बहुत लाखों लोगों को आपने ट्रेन किया है। तो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी इंसान जब शुरुआत करता है तो आप देखेंगे कि अगर उसने जिम ज्वाइन किया है, खैर वो तो एक स्ट्रैटेजी होती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है कि वो बताते हैं 1 मंथ का इतना है और 12 मंथ का इतना है, और मैक्सिमम लोग फिर 12 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए करते हैं, उन्हें लगता है पैसा बच जाएगा। लेकिन जिम वाले भी जानते हैं कि ये बंदा आएगा मुश्किल से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, उसके बाद तो इसकी मेंबरशिप खाली ही जाने वाली है। इस और 1 मंथ की वो शायद 5,000 देता, और ऐसे हम उससे 20,000 ले लेंगे पूरे साल के नाम पे, राइट। तो हमें तो 15,000 का फायदा ही हो रहा है, आना तो इसे है नहीं। तो होता क्या है ना कि क्यों लोग कंटिन्यू नहीं करते हैं, क्यों लोग उस योगा को कंटिन्यू नहीं करते हैं, क्यों वो जिम को कंटिन्यू नहीं करते, क्यों वो किसी प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद उनको पूरी डाइट चार्ट मिल गई, सब कुछ मिल गया, उन्हें न्यूट्रिशनिस्ट हर रोज बता रहा है कि आज ये खाना है, नहीं खाना है, उसके बाद भी नहीं उसके बाद भी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? इसके पीछे बहुत गहरा रीज़न है। क्या होता है, इसे साइंस में कहते हैं, साइंस ऑफ माइंड में कहते हैं कि योर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। ध्यान से समझिएगा, फिर से रिपीट करता हूँ। योर बिहेवियर यानी कि आपके जो एक्शंस हैं, योर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। आपके जो एक्शंस हैं, आपका जो बिहेवियर है, वो आपके मन के अंदर जो इमेज है उसको मैच करने वाली होती है। अब होता क्या है, क्यों ऐसा होता है कि लोग स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन के साथ, फिर ड्रॉप कर देते हैं। होता ये है कि जब वो स्टार्ट करते हैं तो उनको मोटिवेशन है, उन्होंने किसी को देखा, उन्होंने कुछ सुना और उनको लगा कि हाँ यार ठीक है, हमें भी करना चाहिए, या डॉक्टर ने कह दिया कि यार तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो रही है, अब तो कार्डियो करना शुरू कर दो, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब उनको वो मोटिवेशन है, चाहे वो पेन है या किसी भी तरीके से। अब जब वो शुरू करते हैं तो शुरू करने के बाद क्या होता है, उनके माइंड में उनकी जो खुद की इमेज है, ध्यान से समझना आप इस बात को। जैसे एक इंसान है, सपोज करो वो 20 kg ओवरवेट है, 20 kg वो ओवरवेट है। अब उसके खुद के माइंड में जो अपनी इमेज है वो क्या है, 20 kg ओवरवेट वाले पर्सन की है। ध्यान से समझिएगा, साइंस बता रहा हूँ आपको। एक इंसान है जिसका वेट सपोज करो कि 70 होना चाहिए, 90 है, 20 kg वो ओवरवेट है, उसके खुद के माइंड में जो उसकी इमेज है वो 90 kg वाले पर्सन की है। अब जब वो जिम जा रहा है और वो एक्सरसाइज कर रहा है और उसकी जो भी चीज़ें हैं वो बदल रही हैं, जब वो डाइट चेंज कर रहा है और उसका फैट कुछ रिड्यूस हो रहा है, तो अब जो नई इमेज बन रही है, क्या वो इमेज ये जो 90 kg वाली इमेज है उससे मैच कर रही है या अलग हो रही है, बदल रही है? बदल रही है। लेकिन उसके माइंड में जो परमानेंट इमेज बनी हुई है वो कौन सी है? वो 90 kg वाली। तो कहेगा कि ये 90 kg वाली इमेज के अकॉर्डिंग ये जो बिहेवियर मैं नए कर रहा हूँ ये तो इससे मैच ही नहीं कर रहा। ओके, सबकॉन्शियस में चल रही है। सबकॉन्शियस में जो 90 kg वाली इमेज है, उस 90 kg वाली इमेज के साथ ये एक्सरसाइज करना, ये डाइट का ध्यान रखना, ये न्यूट्रिशन करना तो मैच नहीं कर रहा। तो मोटिवेशन से इसने 5-10 दिन किया, लेकिन सबकॉन्शियस कह रहा है कि अरे ये करोगे तो ये इमेज डिस्टर्ब हो जाएगी भाई। क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, इसका क्या होगा? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, योर आइडेंटिटी इज़ योर बिगेस्ट पोजीशन। तो आइडेंटिटी चेंज हुई नहीं और बिहेवियर आप बदल रहे हो, तो माइंड कह रहा है ये तो मिसमैच है। तो वो कुछ समय बाद क्या करता है, धीरे धीरे आपके बिहेवियर का मोटिवेशन डाउन कर देता है, क्योंकि ये उसके लिए बिहेवियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट। तो मैं जो कह रहा था कि तो जो आइडेंटिटी को बनाया 70 kg वाला,
अगर हाँ, तो वही मैंने कहा ना कि जो इंसान अपनी फिटनेस ट्रेनिंग में मेरे इस कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर लेगा, नहीं नहीं, तो अब वो क्या करेगा कि हाँ वही बता रहा हूँ कि वो अगर ये कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर ले कि वो लोगों को जिनको भी ट्रेन करना शुरू कर रहा है उनकी वो सेल्फ इमेज माइंड में विजुअलाइजेशन में डेवलप करवाना शुरू कर दे डे 1 से। जैसा तुम अपने आप को देखना चाहते हो इसकी ट्रेनिंग हर रोज 10 से 15 मिनट हर रोज उसके सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें वो विजुअलाइज कर रहा है अपने आप को, वो जो 70 kg बड़ा चाहता है। फायदा भी है, मुझे बताओ क्यों फायदा है कि एआई की मदद से आप अपना 15 किलो कम वाला वो भी बना सकते हो, एक इमेज भी बना सकते हो। हाँ बिल्कुल, राइट, एक वो आपके लिए ट्रिगर हो सकता है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसमें भी एक फाइन ट्यूनिंग दे देता हूँ, शायद देखे, फिर भी एक फाइन ट्यूनिंग देता हूँ। अभी भी जो इमेज है एआई से बनी हुई वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में है, ओके, आपको इंटरनल में बनानी है, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड की इमेज के साथ कंसिस्टेंट नहीं होता, इंटरनल वर्ल्ड की इमेज के साथ कंसिस्टेंट होगा। तो आपको अपने माइंड में अपनी खुद की इमेज, वो आपके लिए रेफरेंस हो सकता है कि एआई आपको दिखा देगा भाई तुम ऐसे दिखोगे, तो उस इमेज को आप अपने माइंड में विजुअलाइज करिए, लेकिन विजुअलाइज आपको खुद करना पड़ेगा। हाँ वही विजुअलाइज खुद, हाँ मतलब सिर्फ बाहर नहीं देखने से काम चलेगा, अंदर देखना पड़ेगा। वो जो 70 kg वाला है, हाँ, उसको वो डे 1 से ही अगर देखना स्टार्ट कर दिया, विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल। तो अब क्या कहेगा, अब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो माइंड कहेगा यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, इस इमेज को मैनिफेस्ट करने के लिए यही तो पैटर्न चाहिए। जब आप न्यूट्रिशन का ध्यान देंगे तो माइंड कहेगा यस यही तो चाहिए। तो अब आप कंसिस्टेंट रहोगे बिकॉज नाउ यू आर गेटिंग क्लोजर टू द इमेज जो आपके माइंड में ऑलरेडी है, जाने अनजाने फिर जाने से, अनजाने, क्योंकि बिकॉज यू आर विजुअलाइजिंग इट एवरी डे। हाँ, और वो आपने बोला कि सबसे बड़ी, मेरे लिए सबसे बड़ी, आपके लिए सबसे बड़ी चीज आइडेंटिटी, वही है, आइडेंटिटी, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, योर ओन सेल्फ। तो जो आपकी सेल्फ इमेज बनी हुई है, जो आपके माइंड में सेल्फ इमेज आपकी बनी हुई है, आपको सेल्फ इमेज को चेंज करना है। जो पहले की बनी हुई भाई 90 kg वाली बनी है, उस वो मुझे चाहिए नहीं, और मुझे क्या करना पड़ेगा, फिट वाला वर्जन मैंने अपने माइंड में बनाया, हर रोज उसको रिक्रिएट किया। अब उसके बाद, और मैं आपको बताता हूँ ये कितनी कमाल की चीज़ है, मैंने आपको बताया योर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक इंसान है जिसने अपने माइंड में अपनी 70 kg की इमेज बनाई हुई है, अब क्या उसका फास्ट फूड खाने का मन करेगा? नहीं। अब उसे अपने आप को रोकना नहीं पड़ेगा कि नहीं नहीं मुझे फास्ट फूड नहीं खाना है, कॉन्शियसली नहीं करना पड़ेगा, अनकॉन्शियसली, क्योंकि माइंड क्या कहेगा कि यार ये जो चीज़ है ये इससे मैच नहीं करती। अब वो लेजी होकर सो नहीं सकता, क्योंकि माइंड क्या कहेगा, ये वाली इमेज के लिए तुम्हें उठ के जाना है, तुम्हें वॉक करना है, तुम्हें जॉगिंग करनी है। तो इनिशियली अगर जैसे मान लो जब से वो स्टार्ट करता है तब से अगर एक आध महीने भी विजुअलाइज कर ले तो पैटर्न बनने लगे, मतलब उसका आइडेंटिटी चेंज होने लगे, शुरू में ही बनना शुरू हो जाएगा, मतलब 10 दिन में ही। हाँ, आप जैसे ही शुरू करेंगे, बस ये क्या है, जितना ज़्यादा विजुअलाइज करेंगे और साथ साथ उसको मैच्ड बाय एक्शन भी रखेंगे, हाँ। तो वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी। और जब स्ट्रांग हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपका माइंड जब एक बार स्ट्रांगली उस इमेज को पकड़ लेगा ना, तो फिर उसको सच साबित करने में लग जाएगा। यानी कि फिर आपके इंटरेस्ट अपने आप चेंज हो जाएंगे, आपके टेस्ट अपने आप रीलिंक हो जाएंगे, रीवायरिंग हो जाएगी ब्रेन की। केवल उतने से मतलब मैं आपको अपना एग्जांपल, मैं बहुत ज़्यादा फिट नहीं हूँ लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ, मेरा वेट एक समय 83 kg हो गया था, अभी मेरा वेट 72 73 kg 73.5 kg के रेंज में रहता है। ठीक है। तो कोविड के पहले की बात है, तो मैंने उस पर्टिकुलर टाइम में जिम ज्वाइन किया, तो वो होता है ना वॉक करने वाला ऊपर नीचे, उसमें सामने मेरे पास ग्लास था, मतलब मिरर नहीं था, ग्लास था, लेकिन उसमें डल इमेज दिखाई देती थी, अपनी धुंधली इमेज दिखती है ना शीशे में। तो जब मैं उस पर करता था, तो मैं क्योंकि NLP जानता हूँ, तो मैंने अपने आप को विजुलाइज करना शुरू किया। मैंने अपने माइंड को कमांड दिया कि 72 kg ऑफ वेट, तो मैंने अपने माइंड में वो फिगर बनाई कि अगर मैं 72 kg ऑफ वेट का हूँगा तो मैं कैसा दिखूंगा, और वो इमेज को लेके और फिर मैं एक्सरसाइज करता था, चीज़ें करता था। उसके पहले जो थोड़ा बहुत चाइनीज़ ये वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैं खा लेता था। अब क्या है कि मुझे अगर कभी खाना होता है, कोई कहता है कि यार ये नूडल्स खा लो या ये मोमो खा लो, तो मुझे बहुत एफर्ट लगा के खाना पड़ता है कि अच्छा चलो यार 1-2 पीस खा लेता हूँ, क्योंकि माइंड में क्या चला गया, माइंड की एक रीप्रोग्रामिंग मैंने कर ली, हेल्दी इज़ टेस्टी, मुझे हेल्दी होना है तो हेल्दी इज़ टेस्टी, तो जो हेल्दी चीज़ें हैं मुझे वो खानी है। हेल्दी इज टेस्टी बोल दिया आपने। हाँ, अपने माइंड को बताया हेल्दी इज टेस्टी। तो ठीक उल्टा है, तो ठीक उल्टा है लोगों का ना। हाँ बिल्कुल, रियल में तो होता है ना हेल्दी इज नॉट टेस्टी। हाँ, लोग कहते हैं हेल्दी इज नॉट टेस्टी, लेकिन मैंने माइंड की रीप्रोग्रामिंग की, अपने आप को बार बार बताया हेल्दी इज टेस्टी, हेल्दी इज टेस्टी, और फिर मैंने अपने आप को विजुअलाइज करना शुरू किया उस पर्टिकुलर शेप में। मैंने अपने माइंड को कमांड दिया कि आई एम जस्ट लाइक, मतलब मेरी एनर्जी लेवल कैसी है, जैसी मेरी 26-27 की एज में थी, और मैंने वो सारी चीज़ें लिटरली रीगेन कर ली। आज मेरा एनर्जी लेवल वैसा है, सुबह से लेकर मैं रात तक काम करता हूँ, मुझे कभी भी कोई ऐसा थकान फटीग इशू नहीं होता।
कभी कभी रात के 12-12 बजे तक मेरा सेशन चलता रहता है, क्योंकि आइडेंटिटी वैसी क्रिएट कर ली और माइंड ने फिर वो सारे बिहेवियर पैटर्न भी अडॉप्ट कर लिए, सिर्फ आइडेंटिटी से नहीं, उसके अकॉर्डिंग उसी तरह का न्यूट्रिशन, उसी तरह की जो हैबिट्स हैं, वो सारी चीज़ें वो एक्वायर होती चली गई। लेकिन पहला काम वो किया ना, पहला देखिए क्या है, एक मैं आपको बताता हूँ, ओलंपिक्स के कोच थे, तो वो अपने स्टूडेंट्स को जो पोल से जंप करते हैं ना, जो एक बार लगा होता है और वो लेके जाते हैं और फिर जंप करते हैं, तो वो अपने नए स्टूडेंट्स को, बच्चों को, टीनेजर्स को सिखा रहे थे वो। तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि सर ये तो हमारे लिए बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है कि ज़मीन से ये 8-10 फीट ऊपर हवा में हमें एक पोल की मदद से जाना है और वहाँ से जंप करना है और गद्दे पे गिरना है। तो मतलब 2-4 फीट, मतलब 1 फीट 2 फीट 3 फीट हम उछल जाते हैं, लेकिन 10 फीट 12 फीट ऊपर, हाँ, इतना कैसे उछलेंगे। तो उस कोच ने क्या गजब की बात कही, उन्होंने कहा जस्ट थ्रो योर माइंड बिसाइड दैट बार एंड योर बॉडी विल फॉलो। यानी सिर्फ अपने मन से, मतलब अपने मन की इमेज में अपने आप को उस बार के उस पार फेंक दो, तुम्हारी बॉडी फॉलो कर लेगी। क्या कमाल का कॉन्सेप्ट। हाँ, समझ में आ गया कि अपने माइंड में आप अपनी उस इमेज को चेंज कर लो, आप वो हो जाएगा अपने आप। और उसके बाद आप जो आप करते थे और छोड़ दे, करना तो फिर भी पड़ेगा, बिना किए नहीं होगा। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है कि सिर्फ सोचने से हो जाएगा, नहीं होता। लेकिन सोचने, जो आप करना शुरू करते थे, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते थे, वो क्यों नहीं रह पाते थे? ऐसा नहीं आप कंसिस्टेंट रहना नहीं चाहते थे, yes. भाई आप चाहते थे तभी तो आपने 5,000 की जगह 50,000 दे दिए। yes. लेकिन आप कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि आप साइंस ऑफ माइंड को नहीं जानते थे। आपको ये नहीं पता था कि मेरा माइंड मेरी आइडेंटिटी के साथ कंसिस्टेंट है, पुरानी आइडेंटिटी के साथ नया बिहेवियर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तो मुझे अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी। तो आपने अपनी आइडेंटिटी स्विच की, अब नए बिहेवियर्स आप फॉलो करने लगेंगे और एक मैसिव शिफ्ट आ जाएगा। इसके लिए मैं बोलूँगा इसको भी 1 बार 2 बार, क्योंकि ये ना केवल मेरे और आपके लिए नहीं है, राइट, इट इज़ फॉर एवरीवन। क्योंकि सभी फिट होना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता, मतलब मोटा रहना और विथ ऑल द प्रॉब्लम्स, राइट। बैक पेन है, स्लिप डिस्क का इशू है, 50 दिक्कतें हैं, राइट, ओबेसिटी के या बेली फैट के, मोटापा के, राइट, तो सभी चाहते हैं। तो ये वाले जो इन्होंने बोला, मैं फिर से बोलूँगा, इसको भी फिर से रिकैप करके देखना 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें भी, जैसे मैं तो पैटर्न को ऐसे भी देखता हूँ कि बहुत बार ना 1 बार सुन के गलती से थोड़ा निकल भी जाता है। हाँ। मेरा एक मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग है सर, ये सही है नहीं है बताना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे सभी बोलते हैं ना कि खूब सारी किताबें पढ़नी चाहिए, मेरा ठीक उल्टा है, एक किताब को 5 बार 10 बार पढ़ना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे जो चीज़ तुम्हें पसंद आ गया ना, जैसे मान लो कोई भी, जैसे कि मुझे मान लो कि सदगुरु जी के कोई एक 10 मिनट का वीडियो ही पसंद आ गया, तो स्क्रॉल मत करो, ट्राई करो कि उसको दूसरे तीसरे दिन भी, मतलब एक वीडियो को, एक पॉडकास्ट को, ये नहीं करो कि 50 इस टाइप के पॉडकास्ट नहीं देखने, इसी पॉडकास्ट को आप ट्राई करो कि हर हफ्ते में 1 बार देख लेते हो। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये भी, इससे भी शायद काफ़ी क्लैरिटी मिलती है। रेपिटेशन जो होता है, अगर आप उसे ऐसे समझो ना कि न्यूरल पाथवे के वे में समझ लो, जब आप उसके न्यूरल पाथवे को रिपीट कर रहे हैं तो उसकी वायरिंग स्ट्रांग हो रही है। yes. यानी अब आपने जो लर्निंग्स ली हैं वो लर्निंग ज़्यादा गहरी हो रही है। और इसको इस तरीके से कहते हैं ना कि जैसे एंथनी रॉबिन्स इसे कहते हैं कि रिपीटेशन इज़ द मदर ऑफ स्किल। तो कोई स्किल आपको डेवलप करनी है तो आप उस काम को बार बार रिपीट करेंगे तो वो आपकी स्किल बन जाएगी, यानी कि वो आप स्ट्रांगली प्रोग्राम कर लेंगे अपने माइंड में। और एक चीज़ और वो कहते हैं बहुत अच्छी, वो कहते हैं जब मैं सेम बुक को 2 बार पढ़ता हूँ या दूसरी बार पढ़ता हूँ तो मुझे नई नॉलेज मिलती है। तो कहते हैं बुक रिमेन्स द सेम बट आई चेंज एवरी टाइम। किताब तो वही रह गई, लेकिन हर बार मैं बदल जाता हूँ क्योंकि मैंने पहली बार जो पढ़ा मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी, जब मैं अगली बार पढ़ रहा हूँ तो मैंने कुछ चीज़ों को पिक किया, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया, वो चीज़ें इस बार मुझे समझ में आएंगी और फिर लगेगा अरे ये भी लिखा हुआ था, ये तो ध्यान ही नहीं गया, ये मिस कर गया। तो 2 बार 3 बार किसी चीज़ को। और जब मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ चीज़ें स्टडी कर रहा था तो उसमें था कि अगर किसी भी चीज़ को आप गहराई से समझना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो कम से कम 3 बार तो आपको रिपीट करना चाहिए। मतलब फर्स्ट टाइम, देन सेकेंड टाइम, देन थर्ड टाइम। अगर इतना करते हैं तो लगभग जो लूप होल्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं, यानी कि आप एक बार उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं। आपका माइंड काफ़ी, मतलब मिनिमम 3 टाइम्स तो कोई भी वैल्यूएबल चीज़ है तो आपको वो दोबारा रिपीट कर ही लेनी चाहिए। परफेक्ट। हाँ, अब इसी से रिलेटेड एक और, ठीक है, अब मान लो मुझे नहीं है, लेकिन मान लो फिर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मुझे कि मुझे स्वीट क्रेविंग होती है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है एक और जो फीमेल्स के साथ और हम सभी के साथ, राइट, मोटापा और सारे हेल्थ का एक जड़ होता है चीनी, और मान लो स्वीट क्रेविंग होती है कि मीठा खाने का मन ज़्यादा करता है, राइट। मैं मान लो डेली मीठा खाता हूँ
या मैं मीठे के बिना नहीं रह सकता, ऐसा पैटर्न शायद बना है, मुझे नहीं पता, राइट? मैं ऐसे ही हूँ, मुझे चेंज करो आप, मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ अब, राइट? समझ गया ना? आपके पास एक आया, मैं आया हूँ, आपका क्लाइंट हूँ, और मैं बोल रहा सर मीठा से प्यार है, मैं मीठे को छोड़ ही नहीं सकता, तो क्या करोगे, क्या समझाओगे मुझे, कैसे क्या करोगे? उसमें क्या है ना, आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी, जो इसीलिए मैं कहता हूँ NLP एक ऐसा साइंस है जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह पढ़ाना चाहिए, सिखाना 100% पढ़ाना चाहिए, 100%। क्योंकि लोगों को, पूरी दुनिया को हम मन से समझते हैं लेकिन मन को नहीं समझते तो राइट, तो क्या है कि माइंड की तो हमें अंडरस्टैंडिंग कभी मिली नहीं है, कभी किसी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया नहीं गया। ब्रेन पढ़ा दिया गया थोड़ा बहुत, लेकिन वो माइंड नहीं पढ़ाया गया। ब्रेन हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ही नहीं मिली। भाई मैं लैपटॉप को आपको बता दूं ये हार्ड डिस्क है, ये स्क्रीन है, ये है, लेकिन सॉफ्टवेयर ना बताऊं, आप कैसे चलाओगे उसे? तो सॉफ्टवेयर की तो हमें ट्रेनिंग मिलती नहीं है, माइंड की तो ट्रेनिंग मिलती नहीं है, तो इसलिए ज़रूरत है। तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें दो चीज़ें बता देता हूँ, दो पहलू। पहले तो जो आजकल जो गट के ऊपर जितनी रिसर्च हो रही है वो ये बताती है कि जो आपको स्वीट क्रेविंग होती है वो सिर्फ माइंड का इशू नहीं है, हमारे पेट के अंदर जो बैड बैक्टीरिया हैं बेसिकली उनकी क्रेविंग है, उनकी क्रेविंग है, हमारी नहीं है, वो उनकी क्रेविंग है, तो उन्हें वो मीठा चाहिए। तो जब नहीं मिलता है तो डिमांड करते हैं, तो वो क्योंकि हमारे तुम नहीं मांग रहे, ये वो मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, और वो बैड बैक्टीरिया, गुड वाले मांगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैड वाले मांग रहे हैं। तो बैड वाले जब मांगते हैं तो क्या होता है कि हमारे पेट में भी बहुत सारे जो कहते हैं ना न्यूरो एसोसिएशंस बने हुए हैं, मतलब नर्व्स हैं हमारे स्टमक के अंदर भी, इंटेस्टाइन से भी जो कनेक्टेड है ब्रेन से, तो वो सिग्नल्स देती हैं, इसलिए वो क्रेविंग क्रिएट हो जाती है। तो ये तो एक है वो फैक्ट। तो आप अपने गट के ऊपर काम करेंगे, गट हेल्थ पे काम करेंगे, अपने गुड बैक्टीरियाज बढ़ाएंगे, तो अपने आप वो चीज़ कम हो जाएगी। तो एक तो ये है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे नोन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कई मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस पे काम तो इससे बहुत फायदा हमें भी होता है क्योंकि हम तो उस पर काम कराते हैं। तो उनको समझ में तो नहीं आता, बट उनको लगता है कि 20 दिन में, 1 महीने में, कि सर वो ना स्वीट की क्रेविंग ही बंद हो गई, ये कम हो गई, सर आप महान हो, राइट? आप महान हो, आपका प्रोग्राम महान है, राइट? आपको वो तो आपके लिए बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन रियल में आपने काम उधर किया है, बिल्कुल, राइट? काम वहाँ पे, बिल्कुल। तो ये तो हो गया जो फिजिकल बॉडी की हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल बॉडी पे हमें क्या समझना है। और ये मैंने बहुत पहले, जब एंथनी रॉबिन्स का नाम मैंने 2-3 बार ले लिया, एंथनी रॉबिन्स को टोनी रॉबिन्स भी कहते हैं, उनकी बुक है अनलिमिटेड पावर। अनलिमिटेड पावर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उनका एक चैप्टर है, उसका नाम है फ्यूल फॉर एक्सीलेंस। फ्यूल फॉर एक्सीलेंस। तो उसमें वो फूड की बात कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई हुई है कि हमारी ये जो स्वीट की क्रेविंग है, वो क्रेविंग कहाँ से आती है, उसके पीछे ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके। और अब तो बहुत ज़्यादा उस पर काम हो रहा है, खैर ये तो बहुत पुरानी किताब है, मतलब शायद 25-30 साल पहले लिखी होगी उन्होंने। तो वो अब बात करते हैं कि माइंड में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे आपको साइंस ऑफ माइंड में कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर जो लोग NLP जानने वाले हैं उनके लिए इस टॉपिक का भी नाम बता देता हूँ। इसे कहते हैं सब मोडालिटीज़, है ना? सब मोडालिटीज़। तो क्या होता है, मोडालिटी का मतलब होता है क्वालिटी। जैसे जो भी हमारे माइंड के अंदर कोई भी मेमोरी है, कोई विजुअलाइजेशन है, तो उसके अंदर एक चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं इस मेमोरी की मोडालिटी क्या है। तो मोडालिटी का मतलब इसकी क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी का मतलब इसमें कुछ विजुअल्स हैं, कुछ ऑडियोज़ हैं, कुछ फीलिंग्स हैं। तो ये मोडालिटी है इसकी। जब भी हम किसी भी इवेंट को याद करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ आप कहीं घूमने गए तो उसे याद करिए, तो आपके सामने कुछ इमेजेस आ जाएंगे, कुछ आपको आवाज़ें, कुछ साउंड्स याद आ जाएंगी, कुछ फील आप करने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे कुछ चीज़ें। तो क्या है कि ये उसकी मोडालिटी है। सब मोडालिटी होती है इसकी फर्दर डिटेलिंग, यानी विजुअल्स में किस तरह के कलर्स थे, वो कितना बड़ा व्यू है आपके माइंड में, या छोटा है, या नियर है, या फार है। ऐसे ही साउंड में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे फीलिंग में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तो क्या होता है, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को नहीं जानते, मतलब मुझे लगता है शायद हार्डली 1% लोग जानते होंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि होता क्या है कि किसी भी चीज़ को लेके आपकी जो फीलिंग डेवलप है या क्रेविंग है, या जैसे किसी को मीठा बहुत पसंद है और किसी को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, मिठाई वही है, तो क्यों आपको पसंद, मुझे नहीं? हाँ, तो क्यों एक इंसान को पसंद आ रही है और एक को पसंद नहीं आ रही है? इसका मतलब उसका लेना देना मिठाई से नहीं है, उसका लेना देना टंग से नहीं है, उसका लेना देना हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग से है। और टंग से भी नहीं है। टंग से तो एक वो है, टेस्ट बड डेवलप हो गए, नहीं डेवलप हो गए, उतने की बात कहते हैं, लेकिन मेन जो है वो यहाँ से है। कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों का टेस्ट सेंस काम नहीं कर रहा था। उस समय बताइए उन्हें कोई अच्छी से अच्छी चीज़ें दे दीजिए खिलाने के लिए, मिठाई दे दीजिए, वो क्या कहेंगे, टेस्टलेस है, राइट? तो वो तो एक लेवल तक उसका रोल है, लेकिन मेन क्या है, प्रोग्रामिंग। जैसे किसी चीज़ की बात करते हैं ना कि एक इंसान को बर्गर बहुत पसंद है और एक कहता है यार बस मुझे बर्गर मत खिलाना, बाकी तो और कुछ भी चलेगा। तो क्या ऐसा है कि एक इंसान को वो बहुत पसंद है, दूसरे को नहीं पसंद है, बर्गर वही है?
या एक दूसरे इंसान की बात छोड़िए, सेम इंसान की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे टेस्ट बड की बात है। मैं कहता हूँ कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ कि मैं क्लास 7 से पहले दही नहीं खाता था। मतलब मुझे अगर किसी चीज़ में दही है या जैसे चरणामृत भी दिया गया है ना, जो तो भी नहीं खाऊंगा। तो भी नहीं, क्योंकि मुझे क्या लगता था वो दही का टेस्ट बहुत अजीब सा लगता था। और मेरी लाइफ में एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन से पूरा दही की प्रोग्रामिंग चेंज हो गई। सिचुएशन ये हुई कि मेरा एक फ्रेंड था और वो फाइनेंशियली उसके यहाँ की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा लो वाली थी, है ना। अब जब मैं जिस स्कूल में पढ़ता था बनारस में, तो मतलब उस समय तो वो वाला टाइम था ना कि हम अपना मतलब दोस्तों के घर आते जाते थे पहले। अब तो बहुत ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन पहले कैसे होता था कि हाँ उसके घर जा रहा हूँ मम्मी, शाम को आऊँगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, होता ऐसे- था, है ना। हाँ, तो क्या हुआ कि एक आधा बार ऐसा हुआ कि उसको मैंने अपने घर बुलाया, एक बार उसने मुझे अपने घर बुलाया। तो स्कूल बस से मैं उसके घर के पास गया। अब उसके घर गया तो उसका घर जो था एक रूम का घर था उसका। उस एक रूम के घर में क्या था, वो एक रूम था, उसी रूम में बाहर की तरफ उनकी एक इलेक्ट्रिकल आइटम्स की शॉप थी। ये मैं क्लास 7th की बात बता रहा हूँ, जब मैं 7th में था, बहुत पुरानी बात हो गई। तो क्या है कि इलेक्ट्रिकल आइटम्स की शॉप थी और उसके पापा मम्मी वो शॉप देखते थे। मतलब मम्मी खाना भी देखती थी, थोड़ा बहुत उसमें सपोर्ट करती थी, पापा वो देखते थे और वो वहाँ पे सिचुएशन थी। अब मैं गया हूँ तो जनरली पेरेंट्स को क्या होता है, भाई बच्चा आया, बच्चे का दोस्त आया तो उसको कुछ खिलाना है, खाना खिलाना है, दोपहर के टाइम आया है। तो उसकी मम्मी ने पूड़ियाँ बनाई, ठीक है, और उसके बाद उसको बोला कि जाओ दही लेके आओ, तो दही पूड़ी खा लेना तुम लोग। अब हुआ क्या कि अब मैं ये कैसे कहूँ वहाँ पे कि मैं दही नहीं खाता, क्योंकि मुझे वहाँ का पूरा सिनेरियो दिख रहा गया, है। हाँ, हाँ। और अगर अब मैं यहाँ पे किसी भी और चीज़ की डिमांड करूँ या मैं मना कर दूँ तो उनको बुरा लगेगा, उनको ख़राब लगेगा। तो मैंने, अब मुझे उस समय उस क्लास 7th में था, क्या NLP आती है या कुछ आता है, कुछ नहीं आता। तो लेकिन मैंने अपने आप को मन से कहा कि नहीं यार, इतने मन से वो खिला रही हैं, वो पूड़ियाँ बना रही हैं, मुझे मन से खाना है। उस दिन वो दही मेरे सामने आई, मैंने ज़िंदगी में पहली बार दही टेस्ट लेके खाया और उस दिन से मेरा टेस्ट ऐसा बदल गया कि अब मुझे दही अच्छी लगती है। राइट, ओके, इतना अंतर है। इतना तो से मेरे टेस्ट बड्स तब भी वही थे, आज भी वही हैं। क्या बदल गया उस एक मोमेंट में, क्या बदल गया उस एक मोमेंट में? ये बदल गया कि यहाँ की प्रोग्रामिंग बदल गई। समझ आ रही है आपको चीज़ें? तो क्या है कि यही कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं किसी चीज़ के लिए। अगर क्रेविंग है, किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं है, जैसे मीठे की क्रेविंग है, तो मीठे की एक परसेप्शन, एक प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में है। जब आप मीठे के बारे में सोचते हैं तो आपको एक विजुअलाइजेशन आती है आपके सामने। जैसे जिसको मीठा बहुत पसंद है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो अभी मीठा बहुत पसंद है, आप उससे पूछेंगे अच्छा किसी डिश के बारे में सोचो, सपोज करो उसको रसगुल्ला, रसमलाई कुछ बहुत पसंद है, तो उसकी आंखों के सामने एकदम ब्राइट, क्लियर, कलरफुल इमेज आ जाएगी, है ना। उसको वैसा ही टेस्ट आ जाएगा, उसको वैसी ही फीलिंग डेवलप हो जाएगी। आ गया आ गया ना, पूरा पूरा विजुअलाइज हो गया। लेकिन अभी मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ, अभी आपकी टेम्पटेशन अगर 1 से 10 के लेवल पे मीठा खाने की बोलूँ तो कहाँ होगी? 9 के आसपास। आप अभी देखना मैजिक क्या होता है, ठीक है, करा सकता हूँ ना आपको हाँ, बिल्कुल कराओ। ठीक है, हाँ, आप चाहें तो आंखें बंद कर लिए, क्लोज योर आइज, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये जो रसगुल्ले की या जिसकी भी पिक्चर आपको दिख रही थी, मेक इट ब्लैक एंड वाइट, कलरफुल की जगह पे से ब्लैक एंड वाइट कर दो, ठीक है। जो इसकी लोकेशन थी आपके मेंटल स्क्रीन पे पास रही होगी, आपको सामने ही दिखाई दे रहा होगा, है ना। नाउ मेंटली पुश इट अवे, मानो कि आपसे कुछ 8-10 फीट दूर है, और इसकी जो साइज है, जो इमेज की साइज है, उस साइज को छोटा कर दो एंड चेंज इट्स टेम्परेचर। राइट, अभी भी ये रसगुल्ला ही है, सारी चीज़ें हैं, बस इसमें कलर नहीं है, ये दूर है और आपने इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया है। अब बताइए, अब 1 से 10 के स्केल पे टेम्पटेशन जो खाने की है वो कहाँ है? 3-4 पे हो, 2-3 पे होगी। क्या बात है! और कितने सेकंड्स में? 5 सेकंड में। इस तरह से हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि तो जब भी आएगा उस दिमाग में तो वो अलग करें। देखिए, हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैंने आपको एक्सपीरियंस कराया, हाँ, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ, जैसे बार बार मैं कहता हूँ, दिस इज़ प्योर साइंस, हमें ये सिखाया नहीं गया, इसलिए हम जानते नहीं हैं। आप ऐसे समझो, आपको वो मीठे की टेम्पटेशन इस वजह से थी क्योंकि इसकी जो फाइल आपके माइंड में पड़ी हुई है बहुत हाई डेफिनेशन थी, बड़ी बड़ी दिखाई देते हैं। हाँ, तो आपने क्या किया, और मैंने अभी ये सिखाया था कि
योर बिहेवियर इज़ कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। आपके माइंड में इस चीज़ की इमेज बहुत ब्राइट, बहुत क्लियर, बहुत कलरफुल थी, तो आपका बिहेवियर था कि आपका वो सलाइवा भी आ गया, आपको खाने का भी मन करने लगा। लेकिन जैसे ही आपने इसकी इमेज को चेंज किया, आपने इसको पुश अवे किया, छोटा किया, श्रिंक किया, टेम्परेचर चेंज कर दिया। मैंने टेम्परेचर चेंज इस वजह से कहा क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको रसगुल्ला ठंडा पसंद है या गर्म। लेकिन बहुत बेकार हो गया, मतलब टेम्परेचर चेंज करने से उल्टा हो गया ना। हाँ, उल्टा हो गया, तो आपकी फीलिंग चेंज हो गई। तो जैसे ही आपने उसकी फाइल चेंज की, आपने उस फाइल की जो सब मॉडलिटी जिसे मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने ये चेंज किया, आपके माइंड ने उसमें जो होने वाला टेम्पटेशन था उसको लूज़ कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो जो भी इंसान ये कहता है कि मैं तो मीठे के बिना नहीं रह सकता, अगर वो उन चीज़ों की इमेजेस बनाए, उनको छोटा करे, ब्लैक एंड वाइट करे, दूर करे, डल करे, तो 2, 4, 5, 10 बार वो ऐसा कर ले कॉन्शियसली, जब भी मन कर रहा है उसका टेम्पटेशन डाउन होने जाएगा और धीरे धीरे माइंड उसका उस चीज़ से एक डिसकनेक्शन क्रिएट कर लेगा कि अब उसे उतना मन नहीं करता खाने का। और ये प्रोग्रामिंग है माइंड की पूरी की पूरी। आपने इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर लिया, एंड दिस इज़ प्योर साइंस। यस। तो ये करना पड़ेगा उनको, और ये विजुअलाइज कर लिया, मान लो फिर से अगेन रिपीटेडली, हाँ बिल्कुल, तो हो जाएगा वो ख़त्म। हाँ, तो वो उनका ड्रॉप डाउन हो जाएगा, मतलब नाउ इट विल बी इन देयर कंट्रोल कि हाँ ठीक है, अब खाना है तो चलो ठीक है खा लेंगे। लेकिन अब वो क्रेविंग नहीं रह जाएगी, उस तरह की क्रेविंग नहीं रह जाएगी। दूसरी एक जो चीज़ है वो भी एक बता देता हूँ। तो मैंने अभी आपको इसमें बताया 3 चीज़ें बताई। एक मैंने बताया इंटेस्टाइन यानी कि गट वाला वर्क करने के लिए। दूसरा जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया मेंटल प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए। अब तीसरी जो चीज़ है वो है फिजिकल वर्ल्ड में जब हम काम करते हैं, जिसके बारे में अभी प्री टॉक हमारी हो रही थी तब हमने डिस्कस किया था कि कीप इट आउट ऑफ योर रीच। हाँ। अगर आप कंफर्ट जोन में, जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ और मैंने बगल में एक नमकीन का डिब्बा रखा हुआ है, तो हर थोड़ी देर में मेरा हाथ उसमें डिप जाएगा। लेकिन मैं लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहा हूँ, नमकीन का डिब्बा किचन में ऊपर वाली रैक पे रखा हुआ है, जिसके लिए मुझे स्टूल लगाना पड़ेगा और फिर उतरेगा वो, तो रहने दो फिर। तो माइंड क्या आएगा, रहने दो फिर, क्योंकि वो कंफर्ट में नहीं है। तो जो चीज़ें मतलब आपको ऐसा है कि आपको नुकसान कर रही हैं, कीप देम आउट ऑफ योर रीच। उसको बहुत रीच में मत है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ही ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि फिर आपका टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा होगा तो आप मार्केट से पूरा बंडल लेके आ जाएंगे, नहीं। लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर दीजिए अपने लिए, थोड़ा सा आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन कर दीजिए, तो क्या होगा कि आपका माइंड उसको अवॉइड करना शुरू कर देगा। नहीं, परफेक्ट है, क्योंकि ये वाला जो अभी बताया ना आपने, ये वाला ये तो हम जैसे कॉन्शियसली कराते हैं, जबकि इतना सोच के नहीं। लेकिन मैंने बोला कि यार सीधी सी बात, जैसे मान लो ये आपका डाइनिंग टेबल है, तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, बादाम है, किशमिश है, राइट, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, राइट, और कुछ फ्रूट्स हैं, वो वहीं होने चाहिए, वो हर समय दिखने चाहिए। क्योंकि मैं मान लो कि मैं तो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हम आए घर पे, कुछ नहीं मिला, तो हमने 5 बादाम खा लिया, सोच के नहीं, कुछ नहीं सोचा, क्योंकि वो है, दिख ही वही रहा है। अगर गलती से वहाँ पे अगर बिस्किट या फिर नमकीन, तो आपने बोला ना, वो दिख जाए, तो भले मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान उसमें ही आ जाएगा, चल जाएगा। और मैं तो बोलता भी हूँ कि मतलब मान लो मैं अक्षय कुमार बाबा रामदेव नहीं हूँ, मेरे पास अगर रहेगा बार बार तो शायद मैं खा लूंगा। तो जो आपने बताया थोड़ा सा उसको पुश कर दो, थोड़ा इधर उधर कर दो, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो फायदा हो जाएगा। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, एक पर्सन से, तो उसको अपनी स्मोकिंग पे काम करना था, तो मैंने बोला मैं तो हेल्प कर ही दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला आप क्या कर रहे हो? बोला मुझे एक सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से बेनिफिट मिला वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा बताओ यार, मुझे तो ऐसी चीज़ें जाननी है। तो उसने बोला पहले मैं जाता था तो सिगरेट का पूरा डिब्बा खरीद के लेके आता था, और वो मेरे पास रैक में रखा रहता था, तो जब मुझे निकालना है मैंने निकाला, स्मोक कर लिया, अगर मैं घर पे भी हूँ तो। अब मैं क्या करता हूँ, सिगरेट वाले से सिर्फ एक ही सिगरेट खरीद के लेके, ये बहुत लोग करते हैं, यस बहुत लोग करते हैं। तो बोला डिब्बी तो अभी भी वही है, लेकिन उसमें सिर्फ एक सिगरेट मैंने रखी है, तो मुझे ये पता है कि ये वाली पी लूंगा, और अगर अगली पीने का मन करेगा तो फिर वहां तक जाना पड़ेगा। तो इसको अवॉइड करने से जो मैं दिन की 8-10 पी रहा था, वो अब 1-2 पे आ गई है। नहीं, ये वैसा है कि ये जेन्युइनली, मेरे तो जितने फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनमें बहुत सारे, अब नहीं पहले जो करते थे उनमें बहुत सारे लोग यही टेक्निक को यूज करते थे। हाँ बिल्कुल, राइट, कि 2 लेके आएंगे कि भाई पूरे दिन भर का 2 ही है, अगर पैकेट है तो पैकेट पी जाएंगे। हाँ बिल्कुल। इसमें लेकिन एक छोटा सा है मेरा एक क्वेश्चन, कि मैं अपने जैसे लोगों की बात करूं, राइट, हमारे पास चाहे 1 डब्बा रखा हो या 10 डब्बे रखे हों, और कितना भी रीच में है, सिगरेट की बात कर रहा हूँ, राइट, तो भी हम 2 ही पीते हैं। आपके माइंड के अंदर आपकी इमेज जो है उसके हिसाब से वही बिहेवियर कंसिस्टेंट है ना, आप सोच के देख लो, यही तो साइंस है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा दूसरा फ्रेंड है, राइट, अगर वो पीता 2 या 3 ही सिगरेट है, ठीक है, अगर उसके पास पैकेट है तो शायद 10 पी जाएगा, और मेरे पास 1 पैकेट हो 10 पैकेट हो, मैं पीऊंगा तो 2 ही।
क्योंकि आपकी आइडेंटिटी में आपने अपनी माइंड में अब इमेज बना ली है कि आई एम अ पर्सन जो 2 से ज़्यादा नहीं पिएगा क्योंकि हेल्थ को नुकसान करेगा। ओके, इसलिए हो रहा हो। हाँ, वो इसलिए हो रहा है। तो अवेलेबिलिटी तो दुनिया में हर चीज़ की है, फिर भी हम वही चीज़ें पिक करते हैं जो हमारी आइडेंटिटी के साथ मैच करती हैं। तो उसको वो समझ में नहीं आ रहा कि उसके लिए वो नुकसान करेगा। उसको कॉन्शियसली समझ में आ रहा है, अनकॉन्शियसली नहीं समझ आ रहा, क्योंकि माइंड के अंदर अभी भी इमेज कौन सी बनी हुई है, स्मोकर वाली बनी हुई है। ओके, तभी तो दूर भाग रहा है वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब लास्ट अपने मतलब का ही पूछ लेता हूँ, राइट। हमने सब, मैं अपने मतलब का ही पूछ रहा हूँ। हाँ। तो अब ना ये भी बता दो, राइट, कि हमने हेल्थ की और वो पेरेंटिंग वाली बात कर ली। हाँ। पेरेंटिंग वाली मेरे हिसाब से सबको, ये जो भी ये है, ये सभी के लिए, ये वैसा है ही नहीं कि जो किसी एक पे बात करे, क्योंकि ये वैसे टॉपिक्स हैं जो सबके लिए हैं। और अगर मान लो कि मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि अगर आपके लिए नहीं तो प्लीज़ कि वो शेयर, आप बहुत फिट हो, अगर आप बहुत फिट हो तो आपके जो घर में बाकी लोग हैं, ये जो लोग उनको फिट हैं, ज़रूरत है। उनको शेयर कर दो। बिल्कुल। और खास करके वो जो 3-4 साल 5 साल अगर जिनके बच्चे हैं 6 साल के, उनको तो जरूर कर दो, क्योंकि वो गलती ना बहुत बड़ी गलती है। अगर उन्होंने अगर शुरू में पेरेंटिंग में गलती कर दी जाने अनजाने, तो वो बहुत बड़ी गलती कर देंगे, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अब लास्ट, हाँ, मैं अगेन ये मेरे लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए है। ये आता है फाइनेंस पे, सक्सेस पे, बिल्कुल। उसमें भी कर लेना बात। हाँ, किसी भी एनी टॉपिक। मतलब NLP कैन हेल्प, मतलब ये सब किसी भी टॉपिक पे, राइट, किसी भी फील्ड पे। देखिए क्या है, NLP कोर है, सेंटर है। हाँ, NLP क्या है? बेसिकली NLP का मतलब है कि हमारा मन काम कैसे करता है, हम जो कर पा रहे हैं क्यों कर पा रहे हैं, हम जो नहीं कर पा रहे क्यों नहीं कर पा रहे। इस साइंस का जो कोर है, मतलब ये सारे जो सवालों के जवाब हैं, ये NLP साइंस में हैं। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन दुनिया का कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ नहीं होगा? Yes. आज हर वो फील्ड जहाँ पे लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आइदर जानबूझ के या अनजाने में वो NLP के कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे हैं। हो सकता है अनजाने में कर रहे हो, किसी ने उनको NLP के नाम से NLP नहीं सिखाया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। NLP की एक डेफिनेशन ये भी है कि NLP इज व्हाट वर्क्स। अगर कोई चीज़ कहीं काम कर रही है तो बैकग्राउंड में 100% श्योर है कि NLP होगी, अगर नहीं होगी तो काम ही नहीं हो रहा होगा। ओके, फिर वो सिर्फ बातें रह जाएंगी। ओके। अगर चेंज क्रिएट हो रहा है तो दैट मीन्स समथिंग इज चेंजिंग इनसाइड योर साइकोलॉजी। उसके बिना तो चेंज आएगा नहीं। परफेक्ट। मतलब वो आप अनजाने में भी कर लो, कर तो रहे हो, कर तो रहे ही। आप होते फॉर्मली नहीं जान रहे, हाँ, लेकिन हाँ। आप कर रहे हो, राइट। बिल्कुल। अब सीधे बात कर लेता हूँ मैं अपने बारे में। हाँ, जैसे जिसके लिए आप 40-50 हज़ार रुपये चार्ज करोगे, वो मैं अभी फ्री में करवा लेता हूँ बाकियों के लिए भी, राइट। कि मैंने बोला कि मेरा इस समय जो रेवेन्यू है, जो मैं अपना फिटनेस, जो मैं अपना काम करता हूँ, उसका रेवेन्यू है 35 से 40 लाख रुपए पर मंथ, राइट। मुझे अगले 6-8 महीने में 6-8 महीने में 9 महीने में मुझे पहुंचना है 1 CR पर मंथ, 1 करोड़ रुपए पर मंथ के रेवेन्यू पे जाना है। बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? बिल्कुल। तो इसमें भी मुझे कुछ अपना मतलब आइडेंटिटी चेंज करनी होगी, या ब्रेन में कोई मतलब इसमें भी NLP कहीं यूज होगा? बहुत जगह यूज होगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा, एक बार मैं आपके बोलने से पहले मैं बोलता हूँ। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि नहीं मैं कर लूंगा ऐसे ही, तो नहीं, मतलब आप बोल रहे हो करना तो पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि ये कैसे होगा, और मैं आपको उसकी स्ट्रेटजीज बता दूंगा कि आपका माइंड कैसे वो रास्ते आसानी से ढूंढ सकता है। देखो, ढूंढ तो वैसे भी लेगा। NLP क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है प्रोसेस, आसान कर देगा। आसान कर देगा ना। जो चीज़ में किसी को 5 साल लगने हैं, अगर वो 5 महीने 1 साल में हो सकता है तो क्यों नहीं? राइट। क्योंकि NLP ने यही तो किया। NLP को कहा जाता है, NLP इज़ द साइंस ऑफ मॉडलिंग। साइंस ऑफ मॉडलिंग का मतलब होता है दुनिया में वो लोग जो किसी रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पाए, किसी बड़े रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पाए, उन्होंने अपने माइंड में, अपनी साइकोलॉजी में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो उस रिजल्ट तक पहुंच गए। NLP उसको स्टडी करता है, उसका फार्मूला निकालता है और हमारे आपके जैसे लोगों को दे देता है कि ये फार्मूला उन्होंने 10 साल ज़िंदगी के, 50 साल ज़िंदगी के लगा के इम्प्लीमेंट करके प्रूव कर दिया, ये आपको निकाल के मिल गया, अब आप इसको इम्प्लीमेंट कर लो, वही रिजल्ट आपको 5 साल में मिल जाएगा जो उन्हें 50 में मिला था। यही NLP है। और इसीलिए सारे ये जो बड़ी बड़ी टीम्स होते हैं, इनके भी NLP कोच इसलिए होते हैं। डेफिनेटली होते हैं सारे। जबकि वो खेल तो क्रिकेट रहे हैं। बिल्कुल। उनके पास माइंड कोच क्यों होते हैं? हाँ, वही। जो NLP यूज करते हैं या हिप्नोसिस यूज करते हैं या कुछ और चीजें यूज करते हैं, वो क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं। मुझे बताओ अपना वाला। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है इसमें कुछ चीज़ें समझते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास एक पर्टिकुलर रिजल्ट है, एक आउटकम है। ऐसे हम NLP की लैंग्वेज में आउटकम कहते हैं। आउटकम का मतलब होता है एंड रिजल्ट। तो आपके पास एक एंड रिजल्ट है। आपके पास 2 चीज़ों की बहुत अच्छी क्लैरिटी है। एक है कि अभी आप कहाँ हैं, इसको NLP की लैंग्वेज में, थोड़ी NLP की लैंग्वेज इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो मैच्योर ऑडियंस है ना,
वो समझ सके कि ये एक लॉजिकल साइंटिफिक बात हो रही है एंड दिस इज सम कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ वो वाली नहीं है कि बस आंखें बंद करके जी सुमित जी आप रोज विजुअलाइज करो और 1 करोड़ की बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, ध्यान से समझिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट का मतलब है कि आज मैं कहाँ हूँ। एक होती है डिजायर्ड स्टेट, मैं पहुँचना कहाँ चाहता हूँ। तो सबसे पहले ज़िंदगी में किसी भी इंसान को अगर एक सक्सेस क्रिएट करनी है, एक चेंज क्रिएट करना है, तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, तो आप पहले क्राइटेरिया को टिक मार्क करके आप कह सकते हैं कि यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक, कि अभी मेरा 35 के रेंज का है मेरा अभी का रेवेन्यू, मुझे 1 CR का चाहिए, ये मेरा डिजायर्ड स्टेट है। तो गूगल मैप भी कैसे काम करता है, आपको जाना कहाँ है और अभी कहाँ हो ये दोनों बता दो तो रोड मैप बना देंगे। तो माइंड भी ऐसे ही वर्क करता है कि आपने माइंड को ये बता दिया मैं अभी कहाँ हूँ, मुझे जाना कहाँ है, अब माइंड रोड मैप ढूंढ रहा है। ओके, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, पहली चीज़। दूसरी अच्छी चीज़ आपने ये की कि आपने बोला कि 6 से 8 महीने में मुझे ये करना है। इसमें मेरा सजेशन ये होगा कि उस 6 से 8 महीने में आप ये देख लो कि लगभग कौन सा मंथ चल रहा होगा, क्योंकि अगर हमने माइंड को ये कहा कि 6 से 8 महीने तो कब से 6 से 8 महीने, वो भी आज से भी 6 से 8 महीने या फिर 2 महीने बाद भी 6 से 8 महीने, तो वो हमेशा गधे के आगे लटकी हुई गाजर हो जाएगी, वो हमेशा आगे आगे चलेगी। ओके ओके ओके, ठीक समझ आ रही है चीज़? तो अभी सपोज करो कि हम दिसंबर में बैठे हैं, मैं मान लेता हूँ दशहरा तक, दशहरा दशहरे तक। तो आप कहते हैं दिवाली से दशहरे तक मुझे उस लेवल पे पहुंचना है, नेक्स्ट अपकमिंग दशहरे दिवाली तक मुझे इस लेवल तक पहुंचना है। तो अब आपने इसको एक टाइम फ्रेम भी दे दिया, याद भी रहेगा दशहरा में, है ना? हाँ, तो अब क्या है कि अब ये आपके पास एक टाइम फ्रेम आ गया, और माइंड का रूल ये कहता है कि जब आप अपने मन को ये बता देते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो वो ये ढूंढने में लग जाता है कि ये मिलेगा कैसे। ओके, ये साइंस ऑफ माइंड है। When we tell ourselves what exactly we want, our mind start to look for ways, strategies that how it can be made possible. आपको क्या चाहिए, ये कैसे मिलेगा, माइंड ढूंढना शुरू कर देगा। इसी वजह से हम कभी भी किसी को कोच करते हैं और वो कहता है सर मुझे तो नहीं पता कि कैसे होगा, तो मैं कहता हूँ ये पता होने की ज़रूरत भी नहीं। अभी तुम्हें सिर्फ ये पता होने की ज़रूरत है कि मुझे चेंज क्रिएट करना है। कैसे करना है उसके रास्ते आपका माइंड ढूंढेगा, मैं आपको गाइड करूँगा। तो अब ये समझ आ गया। तो प्रेजेंट स्टेट, आज आप कहाँ हैं, डिजायर्ड स्टेट, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। एक करेक्शन मैंने दिया, 6 से 8 महीने नहीं, इट विल ऑलवेज बी इन फ्यूचर। एक मिनट, हाँ, ये वाला सभी के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे लोग ये वाला सेंटेंस बोलते हैं जो मैंने बोला, हाँ, कि मुझे 3 महीने में फिट होना है, मुझे 6 महीने में फिट होना है। आप बोलो नहीं, बाय दिस टाइम, बाय दिस डेट, अप्रैल तक होना है, या मुझे जून तक। अब ये बोलो, राइट? बिल्कुल। न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो भी ले रहे हैं, वो ये ना बोले कि मुझे 6 महीने फिट होना है, वो 6 महीने हमेशा आगे चलेगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताता हूँ, जब NLP से हम किसी को कोच करते हैं, हालांकि मैं अमाउंट वगैरह की बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर NLP से मैं तो कर रहा हूँ, है ना, हाँ, नहीं मैं मतलब चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपको बताता हूँ कि अगर किसी को मुझे कोच करना है फॉर 1 ईयर, जिसमें 12 मंथ्स में 12 सेशन होंगे, तो आई चार्ज 7 लाख रुपीज़ फॉर दैट। और उसमें यही होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए तो मैं यहाँ तो अब समझते हैं, क्योंकि उसमें मैं यही काम उनसे करवाता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कोई समझदार इंसान इसे खुद कर ले, बहुत बढ़िया बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि लोग करें, मैं कितने लोगों को हेल्प कर पाऊंगा पर्सनली। तो पहली चीज़ क्या है, प्रेजेंट स्टेट, डिजायर्ड स्टेट, फिर उसके बाद वो डिजायर्ड स्टेट में आपका एक टाइम लाइन होना चाहिए जो आपने अभी बनाया है कि ये दिस इज माई टाइम लाइन, ठीक है। अब एक बात आती है कि अब आपकी स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के काम नहीं होगा। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अपने माइंड के पोटेंशियल को कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। वो फॉर्मूला कोई भी यूज़ कर सकता है। आपको क्या करना है, आपको एक शीट ऑफ पेपर लेना है और उसमें एक सर्कल बनाना है बड़ा सा। सेंटर में आपको वो लिखना है रेवेन्यू जो आप जनरेट करना चाहते हैं, जो आपका गोल है। हाँ, जो आपका गोल है। तो अभी आपके केस में वो 1 CR पर मंथ है, तो 1 CR पर मंथ लिखना है। अब आपको क्या करना है, जो सरकमफ्रेंस है उसमें एक जगह, जैसे घड़ी की सुइयाँ होती है ना, मतलब सेंटर में तो वो सेंटर पॉइंट हो गया, फिर ऊपर 12 बजे और 3 बजे 6 बजे 9 बजे ऐसे। तो अब आप एक जगह मार्क करो, वहाँ अभी आपके जिस टास्क से जो रेवेन्यू आता है वो आप वहाँ लिख दो, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि अभी आपको ऑनलाइन क्लासेस से एक्स अमाउंट आता है, एक्स लैक्स आता है, तो आपने वहाँ लिखा ऑनलाइन क्लास एक्स रेवेन्यू। फिर उसके बाद अगला, अच्छा पर्सनल कोचिंग से मुझे इतना आता है, अच्छा मुझे इस वाले चीज़ से इतना आता है, ये आपने कुछ चीज़ें बना ली। अब इससे आ गया 35, तो यहाँ से आता है। अब आपका पूरा अभी और खाली है। अब आपको, और ये कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज है, उसके पहले नहीं, 5-10 मिनट में नहीं क्विट करना, आराम से करना है।
अगर 5-10 मिनट में किया तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। आपके माइंड का जो जिसको हम कहते हैं मड टाइम एक्टिविटी, मड टाइम एक्टिविटी क्या होती है, आप तो रांची होम टाउन रहा है तो आप जानते हैं, हम हैंडपम्प जब लगवाते हैं तो पहले कीचड़ आता है, बालू आता है, उसके बाद पानी आता है साफ। तो जैसे ही हम जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, जब हम सोचना शुरू करते हैं, तो शुरू में हमें बिल्कुल परफेक्ट आंसर नहीं आते। शुरू में वो कीचड़, मिट्टी, रेत, वो सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर हम हैंडपम्प चलाते रहेंगे तो फिर साफ पानी आ जाएगा। तो आपका शुरू का 20-25 मिनट जो होता है वो ये मड टाइम एक्टिविटी होती है। उसके बाद माइंड उस स्टेट में चला जाता है जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो क्रिएटिव आइडियाज़ क्रिएट करना शुरू कर देता है जो अभी तक दिमाग में नहीं आए थे। समझ आ रही है चीज़ें? ये मुझे पता है, और ये दिक्कत हो सकती थी कि हम इसको 10 मिनट में ही कर लेते हैं। हाँ राइट, आपने बोला कि इसको 1 घंटे तक करना है। हाँ, 1 घंटे तक करना है। आपको पेपर पेन लेके बैठना है, सोचना है। अब आप सोचो, इससे ये आता, इससे ये आता, इससे ये आता। अब आपको अपने आप से सवाल पूछना है, चलो 35 लाख तो यहाँ से आ गए, अब मैं अगला और ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे और अमाउंट आ सकता है। अच्छा, फिर आपका माइंड आपको आइडिया बताएगा, अच्छा ये काम करोगे तो 5 लाख तो यहाँ से आ जाएंगे। फिर आपने उस टास्क को लिख लिया, फिर ये करूँगा तो इससे 7 लाख आ सकते हैं, ये करूँगा तो इससे 10 लाख आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, और या दिमाग ये कहेगा इस वाले टास्क को जो ऑलरेडी कर रहा हूँ इसमें ये अपग्रेडेशन कर दूंगा तो ये रेवेन्यू डबल हो जाएगा। और जब आप इस चार्ट को लेके बैठेंगे और 1 घंटे तक आप उस पर करेंगे वर्किंग, तो आपका माइंड आपको वो स्ट्रेटजीज, वो आइडियाज़ सजेस्ट कर देगा, क्योंकि आइडियाज़ पहले भी दिमाग के अंदर हैं। वो आइडियाज़ सजेस्ट कर देगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका टर्नओवर 1 CR पहुँच जाए, मतलब मंथ का रेवेन्यू 1 CR पहुँच जाए। और इसमें भी क्या होगा कि जब आप इसको करेंगे तो ये भी फर्स्ट है, यानी ये फर्स्ट ड्राफ्ट है आपका। ये फर्स्ट ड्राफ्ट बनने के बाद जब आप इसे दोबारा लेके बैठेंगे तो इसमें से कुछ चीज़ें आप इसमें से हटा देंगे, कुछ नई चीज़ें इंक्लूड कर लेंगे। फिर 1, 2, 3 बार की एक्टिविटी के बाद, मतलब 3 टाइम्स आपने इसको कर लिया, तो अब आपके पास लगभग ये चीज़ें हो जाएंगी, ये मेरे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं, इसमें मुझे ये अपग्रेडेशन करना है, ये मुझे नया करना है, ये मुझे नया करना है, ये मुझे नया करना है, ये मिला के इतना रेवेन्यू दे देगा। अब आपके पास ये टास्क आ गए कि क्या चीज़ें करने से मेरा ये रेवेन्यू यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब उसके बाद वो एक एक को पकड़ के उसकी डिटेलिंग स्ट्रैटेजी आपको बनानी है अलग से। ओके, हाँ हाँ। और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करना है, और उसमें आपको फिर एक टाइमलाइन दिख जाएगी कि 6 से 8 महीने में ये मुझे इतना देने लगेगा, 6 से 8 महीने में ये मुझे इतना देने लगेगा, फिर ये देने लगेगा। और अब आप उस लेवल तक पहुँच जाएंगे जहाँ पे अब आपके पास एक वर्किंग प्लान है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है जिससे आप वो रिजल्ट ला सकते हैं। और जब ये सब कर रहा हूँ तो इससे भी आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही है मेरी। बिल्कुल, क्योंकि आप पूरी क्रिएशन कर रहे हैं ना, पूरे माइंड में विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि अच्छा मुझे 1 CR तक पहुंचना है, और 1 CR तक मैं पहुंचूंगा तो उसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो हर टास्क की भी विजुअलाइजेशन हो रही है आपके माइंड में, और वो भी हो रहा है, वो हो रहा है, वो अपग्रेडेशन हो रहा है। इसमें फिर और एडवांस करना हो तो एक और कॉन्सेप्ट होता है, एक और टेक्निक यूज़ की जाती है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। इसको रिवाइज कर देता हूँ। प्रेजेंट स्टेट, डिजायर्ड स्टेट, आउटकम, ठीक है, उसमें एक टाइम फ्रेम वो हमने डाल दिया। उसके बाद मैंने आपको पेपर वाली स्ट्रैटेजी बताई। इसके बाद एक और चीज़, अगर आप और इसे माइंड की पावर और यूज़ करना चाहते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है NLP में, उसे हम कहते हैं डिज्नी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। डिज्नी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। वॉल्ट डिज्नी जो थे उनको कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीपल हु एवर वॉकड ऑन अर्थ। वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने डिज्नी वर्ल्ड बनाया था। तो वॉल्ट डिज्नी की खास बात ये थी कि वो अपने सपनों को हकीकत में कन्वर्ट करना जानते थे। तो NLP ने उनको स्टडी किया, वहाँ से ये पूरी स्ट्रैटेजी निकाली और हमें दे दी। राइट, अपने सपनों को हकीकत में कन्वर्ट करना जानते थे। हाँ, वो जानते थे कि भाई ये उनकी ज़िंदगी की स्टोरी है। आप शायद आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी, बहुत सारे लोग जानते हैं। उनकी ज़िंदगी की स्टोरी क्या है कि उन्होंने पहले तो डिज्नी वर्ल्ड बनाया। डिज्नी वर्ल्ड बनाने के बाद वो उसको रेनोवेट कर रहे थे, क्योंकि जब पहली बार बनाया था तो रिसोर्सेज बहुत कम थे उनके पास। जब उन्होंने दोबारा बनाना शुरू किया तो वो बनने के प्रोसेस के ही बीच में वो दुनिया से चले गए। पूरा बना नहीं था, रेनोवेशन पूरा नहीं हुआ था। तो जब रेनोवेशन उसका पूरा हुआ और उसका दोबारा इनॉग्रेशन हुआ, लॉन्चिंग हुई, तो एक पर्सन ने वॉल्ट डिज्नी के रिलेटिव से कहा कि वॉल्ट डिज्नी शुड हैव सीन दिस, कि वॉल्ट डिज्नी को ये देखना चाहिए था। तो वॉल्ट डिज्नी के वो शायद भतीजे थे आई गेस, उन्होंने पता क्या जवाब दिया? वॉल्ट डिज्नी डिड सी इट, दैट्स वाई वी आर एबल टू सी इट टुडे। वॉल्ट डिज्नी ने ये देख लिया था, इस वजह से आज मैं और तुम इसे देख पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने होने से पहले उसे देख लिया था। तो वॉल्ट डिज्नी की जो स्ट्रैटेजी है वो ये कहती है कि जब भी हम अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े गोल के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में 3 फैकल्टीज़ एक साथ एक्टिवेट हो जाती हैं। इसे कहते हैं ड्रीमर, जो बड़े सपने देखता है, रियलिस्ट,
जो अप्रोच ढूंढता है कि कैसे काम होगा, और क्रिटिक जो कहता है नहीं हो पाएगा। ओके, तीनों ही एक्टिव होंगे। तो हमारे माइंड में तीनों एक्टिव हो जाते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े गोल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उन्हें ये तीनों की एनर्जी को चैनलाइज करना नहीं आता, कभी सीखा नहीं है। जैसे आज सपोज करो कि कोई एक इंसान कहता है कि यार मैं तो, अभी वो बहुत बेसिक लेवल पे, वो कहता है यार मैं तो महीने का 5 लाख कमाना चाहता हूँ। तो ड्रीमर तो कह रहा है 5 लाख कमाएंगे यार, बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल हो जाएगी। रियलिस्ट कह रहा है होगा कैसे, क्रिटिक कह रहा है तेरे बस की नहीं। ओके, वो तीनों, हाँ वो तो बार बार तो क्या होता है फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो जो पूरा मोटिवेट हुआ था वो डीमोटिवेट होकर जीरो हो जाता है। यस। और मैक्सिमम लोगों की जिंदगी में यही होता है। एनएलपी ये कहता है कि आप तीनों को यूटिलाइज कर लो। आप ड्रीमर पहले बन के सोचो कि आपका जो ड्रीम है, आपका जो रिजल्ट है वो क्या है। फिर रियलिस्ट बन के सोचो कि रियलिस्टिक अप्रोच क्या होगी, कैसे करूंगा इस चीज़ को। फिर क्रिटिक बन के ये सोचो कि मेरी प्लानिंग में कमी कहाँ रह गई, और उस कमी को फिर रियलिस्ट बन के इम्प्रूव कर लो। फिर एक बार क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो कि भाई कोई कमी अब तो नहीं रह गई। जैसे सपोज करिए, आपके एग्जांपल से बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो कि आप 35 अभी कर रहे हैं, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया कि यार 10 लाख महीने का इस और प्रोजेक्ट से आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे तो ऐसे 3-4 टास्क आइडेंटिफाई कर लिए थे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपको एक टास्क पे लेके डिटेल में काम करना है। प्लानिंग भी तो बनानी पड़ेगी ना, सिर्फ सोचने से तो होगा नहीं। अब आप क्या करते हैं, अब आपने इसको लेके बैठा, तो पहले आप ड्रीमर की तरह सोच रहे हैं कि हाँ यार 10 लाख रुपए पर मंथ का रेवेन्यू मेरा यहाँ से आएगा। तो क्या क्या चेंज आएगा, मेरी लाइफ स्टाइल में क्या चेंज आएगा, या और चीज़ें क्या बदलेंगी, वो आपने विजुलाइज कर लिया। अब उसके बाद आप सोचते हैं कि ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द रियलिस्टिक अप्रोच, इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। अब आप पेपर पेन लेके बैठे हैं और अब आप लिख रहे हैं कि यार इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसे करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अब अपनी उस प्लानिंग को देखना है क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस प्लानिंग में कौन सी कमी रह गई, इस प्लानिंग में क्या है जो गड़बड़ हो सकता है, इस प्लानिंग में कहाँ है जो लूप होल है। ओके, वो भी तो, हाँ तो उसका भी इम्पोर्टेंस तो है। उसका भी तो इम्पोर्टेंस है ना, क्योंकि कई बार हमारी ज़िंदगी में हम लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है। लोग सोचते हैं नहीं मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट आया। अरे बेवकूफ़, नेगेटिव थॉट नहीं आया, वो प्रोटेक्टिव थॉट है। वो तुमको बता रहा है कि कहाँ गड़बड़ हो सकती है। इंपॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने उसकी बात नहीं सुनी और आपने उसको सप्रेस कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर क्या रिजल्ट आएगा ज़िंदगी। तो ये है, आपको उसका कंसर्न लेना है। तो आपने क्या किया, अब आप उसको देखो, अब आप इसमें देखो कमी कहाँ रह गई, उसको मार्क कर लिया। फिर उसके बाद रियलिस्ट की तरह सोचो, और इसमें मैं सजेस्ट करता हूँ कि 3 अलग अलग चेयर लगा लो। एक पे आप ड्रीमर की तरह सोचो, एक पे रियलिस्ट की तरह सोचो, एक पे क्रिटिक की तरह सोचो। इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो अलग तरह के जोन में चला जाता है उस चेयर बदलते ही। ओके, अभी आप उस चेयर पे बैठे हैं, आपकी फीलिंग अलग है। अभी मैं आपको यहाँ बैठा दूँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, फीलिंग बदल जाएगी। यस। क्लियर हो रही है चीज़ें। ओके, तो ये आपने कर लिया। अब इस तरह से फिर जब आप रियलिस्ट और क्रिटिक के बीच में मूव करते रहेंगे, क्योंकि रियलिस्ट से प्लान बनाया, क्रिटिक से उसको एनालाइज किया, कहीं कोई कमी है, फिर रियलिस्ट से उसको ठीक किया। एक समय के बाद क्रिटिक ये कहेगा अब तो कमी नहीं दिख रही। ओके, यस 100%। तो अब उसके बाद वापस रियलिस्ट वाले चेयर पे बैठिए, अब अपने जो प्लान आपने बनाया उसको विजुलाइज करिए कि ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट करूंगा। फिर ड्रीमर के चेयर पे वापस आइए और अब अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए, क्योंकि अब माइंड में जो एनर्जी कैंसिल कर रही थी एक दूसरे को वो नहीं करेगी और चैनलाइज हो जाएगी। तो यही रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि अब आपके माइंड का कोई भी पार्ट उसको ब्लॉक नहीं कर रहा। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप अपने माइंड में उस स्ट्रैटेजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अब माइंड के अंदर इंटीग्रेशन हो गया, आपकी आइडेंटिटी बनेगी, क्योंकि माइंड में अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं बचा ना। फिर तो 100% बनेगा। और इस तरीके से करेंगे, जो लोग इस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं वो अपने रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। तो दिस इज द वे जिससे वो गोल 1 करोड़ का हो, वो 100 करोड़ का, वो 1000 करोड़ का हो, वो सब कुछ भी है, लेकिन हाँ आपका वो बेस लेवल होना चाहिए। अब मेरे पास अभी मैं कमाता हूँ जी 100 रुपये और मैं बना लूँ टारगेट 1000 करोड़, मेरे पास उसका लॉजिक ही नहीं है ना, नहीं काम करेगा। तो मुझे पहले यहाँ से कुछ आगे की जर्नी का पहला माइलस्टोन बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आगे, फिर उसके बाद आगे। अभी आप 35 से 1 पे जा सकते हैं, क्योंकि आपको 35 जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो भी मजाक नहीं है। उतने क्रिएट करने में आपकी एक अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। तो उस ग्रोथ से आपको ये बेस मिला हुआ है कि मैं आगे की प्लानिंग बना सकता हूँ। बढ़िया से, मतलब मैं क्या बोलूँ, तो अगर करता रहो ना बात, तो ये फिर अभी 2-3 घंटे और लग जाएंगे। राइट, तो नॉर्मली और डिटेल में एक और करेंगे, ठीक है। आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत जितनी चीज़ें बताई है, राइट, मैं तो वही बोलूँगा सभी को कि जो अभी आपने बताया था कि वो दोबारा पढ़ते हैं तो कुछ और भी चीज़ें आती, राइट। तो इस पॉडकास्ट को भी शायद सबके लिए ही हेल्पफुल है। इट्स नॉट फॉर 1 or 2%, राइट, इट्स फॉर एवरीवन।
Exactly. जिन टॉपिक पे हमने बात करी है ये सबके लिए ही और है। बहुत अच्छी बात क्या है ना कि मेरी और आपकी बात गहरी बात हुई, मतलब यू वर नॉट इन हरी कि बस ये सवाल पूछ लूं और अगला सवाल पूछ लूं। हाँ, एक सवाल से आप उसकी डेप्थ पे गए, अच्छा इससे ये भी सवाल निकल रहा है, इससे ये भी सवाल निकल रहा है, तो हम गहराई तक गए हैं। तो आई रियली फील कि पीपल विल गॉट वैल्यू लॉट्स ऑफ 100%, 100%। ठीक है, तो एक बार बढ़िया से देखना, शेयर भी करना। जो अगर मान लो कि आपको कुछ लगता है कि आपके लिए नहीं है, और तो आप शेयर भी करना, डिटेल्ड में कमेंट करना। जो भी लर्निंग होती है, जैसे मान लो लर्निंग होती है कि यार ये जेन्युइनली ऐसा कुछ चेंज हुआ, राइट, तो उसे डिटेल में कमेंट भी करना। और सर के साथ फिर से करेंगे अगला एक बार फिर। थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, थैंक यू।